आज मैं किससे बात करूं? मैं बिग बॉस विजेता से मुझे बात करनी है, रोडीज के विनर से मुझे बात करनी है, एक्टर से बात करनी है, ढाबे वाले से बात करनी है, या फिर ब्याज पर पैसा देने वाले से बात करनी है? देखो, जब बात ही करनी है आज सब पर ही बात की जाए, क्योंकि सब मेरी ही ब्रांचें हैं। ये मुंबई माया नगरी की चालाकियां आशुतोष को नहीं आती थी, उस वक्त नहीं आती थी, उस वक्त नहीं आती थी, अभी आ गई हैं। अब तो समझ गया हूँ ना मैं। मुझे पता चल गया ये भी ढाबा ही चलाना है। चंडीगढ़ में रिजेक्ट, दिल्ली में रिजेक्ट, सेम ईयर। अब आशुतोष कौशिक चले जयपुर, सेम ईयर में। हाँ जी। उसके बाद उस जर्नी के बाद कभी रघु या उनके भाई से आपकी बात हुई? रघु का उसके बाद कॉल आया एक दिन। अच्छा। कह रहे तूने कभी बताया क्यों नहीं सूरज को, तू जानता था? हाँ। मैंने कहा ऐसे तो बहुत लोगों को जानता हूँ, क्यों बताऊंगा। कहीं मैं मिल गया मुंबई या कुछ MTV के ऑफिस में, तो एकदम कहता था What the man, where are you? मैंने भाई तू एक मिस कॉल मार, तेरे घर खड़ा मिलूंगा, तू कहीं मिल जाए तो ये हल्ले उतारने शुरू कर देता है। मैं ऐसे जवाब देता था। मैंने कभी कॉल किया तूने एक भी? मैं दिख गया तू बात करने लग जाता है। वो रोडीज का विनर है, लेकिन मैंने जब भी पुकारा तो जानते हैं उसने क्या कहा? उसने कहा भाईजान आपके लिए तो जान भी हाजिर है। वो बिग बॉस का विजेता है, लेकिन कभी भी मैंने एक आवाज दी तो उसका जवाब सिर्फ एक ही होता है, भाईजान आपके लिए कोई सेलिब्रिटी थोड़ी ही हूं। करोड़ों दिलों पर राज किया, राज करने के बाद फर्श से अर्श और अर्श से वापस फर्श तक का सफर तय किया। अपने आप को कभी ढाबे वाला कहलाने में शर्म नहीं की, आज फिल्म स्टार बन गया। मैंने फिर से बुलाया तो कहा भाईजान आपके लिए तो जान हाजिर है, मेरे वक्त की क्या ही बिसात। आशुतोष कौशिक, नाम तो याद है ना? भूले तो नहीं ना? आज से 17 साल पहले MTV रोडीज का विनर, आज से 16 साल पहले बिग बॉस का विजेता। बिग बॉस के घर से बाहर निकलने के बाद किस तरह का सफर रहा, मुझे ये लगा कि क्यों ना आशुतोष कौशिक से बात की जाए और ये जाना जाए हंसने के अलावा कितनी बार आंखों में आंसू आए हैं। तो मैं सीधे इंट्रोड्यूस कर देता हूं, आगे पीछे ज्यादा एडजेक्टिव लगाऊंगा नहीं। बहुत बहुत थैंक यू राशिद भाई, आपने फिर मौका दिया। मुझे लगता है इतने मंच तो हमें किसी ने नहीं दिए जितने मंच आपने दे दिए हैं। आप उस काबिल हैं आशु भाई, और मैंने कहा ना कि कभी भी होता है आप ये कहते हैं कि भाईजान जान हाजिर है। आज मैं किससे बात करूं? मैं बिग बॉस विजेता से मुझे बात करनी है, रोडीज के विनर से मुझे बात करनी है, एक्टर से बात करनी है, ढाबे वाले से बात करनी है, या फिर ब्याज पर पैसा देने वाले से बात करनी है? देखो, जब बात ही करनी है आज सब पर ही बात की जाए, क्योंकि सब मेरी ही ब्रांचें हैं। ये कहते नहीं पेड़ की शाखाएं जो होती हैं, तो शुरुआत ढाबे से हुई है और उसके बाद जितनी आपने बातें बताई सब मैं ही हूँ। मैं हर एक बात करूंगा आशु भाई, लेकिन मैं जानना चाहता हूं, मैं थोड़ी सी आपकी ब्रेन मैपिंग करना चाहता हूं, आपके दिमाग को पढ़ना चाहता हूं, और दिमाग के साथ साथ आपके दिल तक मैं पहुंचना चाहता हूं। इतनी कामयाबी के बाद भी जमीन पर कैसे रह पाए? ये होता है कि जमीन पे रहना और कामयाबी मिलने की, आपको कामयाबी मिल गई तो आप उड़ने लग जाओगे, क्या करोगे? और मैं उनको भी गलत नहीं कहता जो कामयाबी मिलने के बाद जो थोड़ा एटीट्यूड में आ जाते हैं या कुछ भी होता है, बड़े स्टाइल में बात करने लग जाते हैं। मेरे रोडीज में मैंने देखा है, और मैं तब भी बस में जाता था, वो कहते नो वी आर रोडीज, हम क्यों ऐसे बस में जाएंगे, हम लोकल बस में। मैंने कहा भैया अपन टाइम पे खड़ा मिलेगा हर जगह, लेकिन मैं उनको गलत नहीं कहता था कि भाई तुम इसमें कंफर्ट हो, मैं ऐसे कंफर्ट हूँ, तो गलत कोई नहीं है इसमें। और फर्श पे रहने का मतलब ये है, आदमी ऊपर से नीचे नहीं गिरता, पहले ही फर्श पे है तो गिरेगा कहाँ? तो बहुत तो फायदे हैं फर्श पे रहने के। और आप अर्श पे भी होगे, अगर फर्श पे रहोगे तो आप कभी कोई गिरा नहीं सकता। अगर अर्श पे रहोगे तो एक दिन तो नीचे आके गिरोगे। और बड़े एग्जाम्पल हैं इंडस्ट्री के। बिग बॉस, रोडीज विनर, एक्टर, इतने असाइनमेंट्स भी आपने कर लिए, बल्कि न्यूज़ चैनल्स में भी आपने काम कर लिया। कई बार तो मेरा आपका कन्फ्रंटेशन वैसा भी रहा, लेकिन अभी भी आशु भाई वो क्यों नहीं है कि आ जाओ मेरे साइन ले लो, मेरे सिग्नेचर ले लो, मेरे ऑटोग्राफ ले लो, अभी मेरे पास वक्त नहीं है? ऐसा होता है। एक टाइम आया था कि जब मुझे ऑटोग्राफ देने भी नहीं आते थे और लोग मुझसे ऑटोग्राफ मांगते थे, तो मैंने रात को बैठ के बनाने सीखे, और बनाने के बाद बहुत सारे कैरी करके जेब में रख लिए, क्योंकि सुबह को फिर दिल्ली की मेट्रो में घूमना था। तो सारे जब मेट्रो में गया तो सारे चिल्लाने पड़े रोडीज ऑटोग्राफ। में निकाल के मैंने ले पकड़, कह रहे ये क्या? मैंने कहा भाई रेडीमेड है, बाकी चीज़ें खुद लिख लियो।
मैं कहाँ तक तुम्हारे यहाँ साइन करता फिर अपने काम पे जा रहा हूँ। तो उसके बाद डाउन जैसे आता है, देखो डाउन से तो बच्चन साहब भी नहीं बच पाए, तो मैं भी एक इंसान ही हूँ और मैं उसको गलत नहीं मानता। आज़ादी की वैल्यू उसको पता है इसने गुलामी देखी हो। आज के यूथ को यही नहीं पता हमें आज़ादी कैसे मिली थी, कितने संघर्ष से मिली थी, कितने बलिदान, कितनी कुर्बानियों से मिली थी। पैसे की वैल्यू उसको पता है जिसने गरीबी देखी हो। और आज एक मैं कहता हूँ, एक छोटा बच्चा है, उसके हाथ में 5 करोड़ रुपए दे दूं, 5 साल का बच्चा है, ले बेटे 5 करोड़, क्या करेगा वो? आप ही बताओ क्या करेगा? बर्बाद कर देगा, कि उसको पता ही इनका करूं क्या। ऐसे ही जब मुझे रोडीज मिला या कुछ मिला, मुझे ढाबा चलाने की तो अकल थी, वहां पर कैसे रहना है, मुंबई किससे क्या बात करनी है, कोई अकल नहीं थी। सीधी सच्ची बात, सीधी बात करता था और ऐसे ही बिग बॉस यानी मिला। कहना ये चाहते हैं आप कि मुंबई माया नगरी की चालाकियां आशुतोष को नहीं आती थी, उस वक्त इस नहीं वजह आती से थी, उस वक्त नहीं आती थी, अभी आ गई हैं। अब तो समझ गया हूं ना मैं, मुझे पता चल गया ये भी ढाबा ही चलाना है। मान लो हमारे ढाबे में किसी के खाने में कंकर आ जाता था, वो चिल्लाता था, अरे भैया कंकर आ गया। मैंने यार कंकर नहीं है, स्पीड ब्रेकर है, तू भी धीरे धीरे खा। अगर तू धीरे धीरे खा रहा हो तो कंकर निकाल के बाहर कर देता। तू फास्ट खा रहा है, आराम से बैठ के खाना। वो भी सोचता था यार बात तो इसकी भी सही है। तो मुंबई भी ढाबा ही चलाना है, क्योंकि अगर मुझे वो समझ पहले होती, मैं एक्टिंग की फील्ड में स्ट्रगल कर रहा होता, सब कुछ कर रहा होता, तो मेरे पास एक प्लान होता कि भाई अगर मैंने ये किया तो अब मुझे उनसे मिलना, उनसे मिलने के बाद वहां पढ़ना। यहाँ तो कभी बॉम्बे गए ही नहीं और नेम फेम इतना मिल चुका था, क्योंकि रोडीज में मैं जयपुर से सेलेक्ट हुआ, सीधा इंटरनेशनल गेम। एक एक करके आपकी जर्नी अब मैं रिवील करने जा रहा हूं और आप ही करेंगे। सबसे पहले मुझे ये बताइए, जो आपकी ज़िंदगी के बारे में जितना मैंने समझा है, कि ढाबा चलाने वाला एक अल्हड़ सा इंसान, जिसके पापा डांट करके देसी अंदाज में कहते हैं, लौंडे क्या कर रहा है तू, लौंडे कभी ज़िंदगी में कुछ कर पाएगा या फिर नहीं कर पाएगा। और घर वालों को ये लगता था कि ढाबा चलाएगा और ढाबे के अलावा कुछ नहीं, और ढाबे में भी छौंका लगाया करता था, और छौंका भी बड़े अंदाज में लगाया करता था। ये ढाबे की कहानी क्या है, ये क्यों अभी तक भी ढाबे वाला टैग है, और यही ढाबे वाला टैग आशुतोष का स्टेटस सिंबल है, पहचान है? पहचान नहीं है, ये मेरा मतलब मैंने शुरू किया हुआ बिजनेस है, मेरा व्यापार है ये ढाबा चलाना। और मैं बड़े फक्र के साथ प्राउडली फील करता हूँ कि मैं एक ढाबा रन किया। जब बच्चे जॉब की सोचते थे तब मैं जॉब देने की सोच रहा था, जो सरकार नहीं दे पाती आज। और आज की तो एजुकेशन का मतलब ही ये रह गया, जॉब ढूंढो जो है नहीं। मैंने तब अपने शहर में ढाबा शुरू किया और सुबह क्या लगाया, शाम को क्या कमाया, साफ पता चल जाता था, और उसको आगे कैसे रोटेट करता था। मुझे ये तो आता था कि पैसा कैसे काम करता है, ये कैसे घूमता है, उसी को फाइनेंस पर लगाना या ये चीज़ें करना। और तब शायद 10-15 हज़ार रुपये की नौकरियां होती थी, और आदमी वहाँ से भी यहाँ नोएडा ही आता था कि भैया नोएडा निकल लो। और उस दौरान मैं 4-5 हज़ार रुपये रोज़ कमा लेता था अपने शहर में ही। तो मैंने कहा भाई तू मेरे यहाँ ही नौकरी कर ले, घर के ही पास रहेगा। लेकिन ये 18-19 साल पहले की बात, ये 98 के लगभग की बात है। अच्छा 26-27 साल पहले की बात। तो मैं वहाँ पर इतने पैसे तब कमा लेता था। लेकिन मैं यूथ को देखता हूँ, उसकी सोच यही है कि मुझे जॉब करनी है, जॉब देने की सोच ही नहीं है, क्योंकि हमें सिखाया ही नहीं जाता जॉब का देना। हमें पढ़ाया जाता है बस, पढ़ते रहो। अब क्या उस पढ़ाई में है ही नहीं कि आप जॉब कैसे क्रिएट करोगे, आपका पैसा कैसे काम करता है। इकोनॉमिक्स मैंने पढ़ी है, उसमें भी ऐसा कुछ नहीं है। बस ये तो पता है पत्र मुद्रा, वास्तविक मुद्रा, कि वास्तविक मुद्रा गोल्ड है और पत्र मुद्रा ये जो हमारी करेंसी है। बाकी उसमें ये नहीं है कि काम कैसे करती है। लेकिन मैंने वहीं शुरू कर दिया था, और मैं उन लड़कों को भी देखता था जो वहां से यहाँ आके जॉब करने लगे थे। और जॉब की सीधी सी बात है भैया, नौकरी के 9 काम 10वां काम है, यस सर आ गया, खड़ा हो गया हूँ। तो मैं एक बार मुझे भी लगी कि भाई मैं भी यार जॉब का एक इंटरव्यू तो दे के आऊँगा ही। मैंने बातचीत करके अपने ही शहर में केमिकल की फैक्ट्री थी, अच्छा। उसमें अपना इंटरव्यू लाइनअप कराया। ये सहारनपुर की बात है? सहारनपुर की। अच्छा। 15-20 हज़ार रुपए की वहां भी वो जॉब थी। और मैंने उसको थोड़ा रीड किया, केमिकल की फैक्ट्री है तो इससे केमिकल कहाँ जाते हैं, क्या होता है। और पता चला उनका एक ट्रक रास्ते में कहीं खड़ा है, पकड़ा हुआ है रामपुर, डिस्ट्रिक्ट रामपुर में। मैं गया मीटिंग करने उनके पास। मैंने कहा भाई साहब जॉब के लिए आया हूँ आपके लिए। हाँ बताओ। मैंने कहा देखो जी, ये आपकी 15-20 हज़ार रुपये की सैलरी की जॉब है, मैं लूँगा आपसे 1 लाख रुपए। हंसने लगे, कह रहे अच्छा जी। और
मैंने कभी भी जॉब पे आऊंगा नहीं, हाँ कभी नहीं आऊंगा। हाँ कह रहे जी और मैंने कहा दूसरी बात यह है, आपका एक ट्रक पकड़ा हुआ है इस वक्त रामपुर डिस्ट्रिक्ट में। कह रहे अच्छा। मैंने कहा आप उसके 10 लाख रुपए देने के लिए तैयार बैठे हो कि इधर ट्रक छूट जाए, आधे घंटे में आपका ट्रक छुड़वा दूंगा। मैं कहा डेमो देख लो, आंगड़े के पास पैसे रखवा दो, ट्रक छूट जाएगा तो उठा लूंगा पैसे वहां से। उन्होंने आपस में बात करी, कह रहे करा दो। मैं तो एक ही फोन किया था, अरे ट्रक सड़क पे। कह रहे भाई साहब कब से आओगे? मैंने कहा 1 साल के बाद बात करिए। तो जॉब तो यही तो है, मोरल आपको काम देना है वहां करके, तो मैं इस तरह की जॉब कर सकता हूँ। अच्छा एक बात बताइएगा, आपके जितने भी मैंने अपीयरेंस देखी, हालांकि मैं बार बार ये कहूँगा आशु, कभी आपके सामने कहने का मौका नहीं मिला, लेकिन मुझे आप इसलिए बहुत ज़्यादा पसंद हैं क्योंकि आप ओरिजिनल से हैं। और ये बात सच है, ये मैं ऑन एयर भी कहूँगा, ऑफ रिकॉर्ड भी कहूँगा, और मैं अपने शो के ज़रिए भी कहूँगा। ये वो इंसान है जिसको कभी भी मैंने पुकारा है, मेरी एक आवाज़ पर मुझे दूसरी आवाज़ नहीं लगानी पड़ी। और ज़मीन से जुड़ा हुआ ग्रैटिट्यूड तो देखिए इस इंसान का। मेरे स्टूडियो पहुंचने से पहले आशु मेरे स्टूडियो में थे। इंसान हो तो ऐसा आशु, मैं पहले ही था। मैं बहुत बड़ा फैन हूं, इस बात का मैं बहुत बड़ा फैन हूं। लेकिन आशु, इतना देसी आशुतोष कौशिक को क्या बनाता है? ढाबा बनाता है, सहारनपुर बनाता है, यूपी बनाता है, या अंकल की जो डांट पड़ती थी, कहूं कैसे होती है वो, लौंडे क्या कर रहा है? ये ना देखो, मैं बताता हूँ, संस्कार बनाते हैं। माँ तो चाहेगी मेरा बेटा शिवाजी बन जाए, छत्रपति शिवाजी बन जाए, स्पार्टन बन जाए, लेकिन उसके पीछे उस माँ को ही तो जीजा भाई बनना पड़ेगा। वाह। आज अगर मैं पूजा पाठ भी करता हूँ घर पे, तो जैसे हम बोलते हैं, गणेश वंदना से शुरू करते हैं कि प्रणम्य शिरचा देवम गौरी पुत्रम तु विनायकम भक्तवासम स्मृतितमायु कामार्थ सिद्धे प्रथम वक्रतुंडम एकदंतम द्वितीयकम तृतीयकम। ये मैं भी नहीं चाहता था पढ़ना, ये मेरी माँ ने मुझे बैठ के पढ़ाए हैं। नमामिजम चमिशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निधियम चिदाकाशम आकाशवासम भजेयम। माँ ने सिखाए। ओम सती साध्वी भवप्रीता भवानी भवमोचनी आर्या दुर्गा जय चादा त्रिनेत्रा शूल धारिणी पिनाक धारिणी चित्रा घंटा महातपा। आप जहां हम प्रीमाइसिस में बैठे हैं, यहाँ जाके एक भी बच्चे से पूछ लो अगर ये आता हो किसी को, मैं बिना सोचे शर्त लगा लूंगा आज। ठीक कह रहे हैं आप। क्यों नहीं आता? घर से नहीं सिखाया गया। फिर सोचा हमारा लौंडा बिगड़ गया। अरे बिगाड़ा तो तुमने ही है। बच्चे को तो बचपन से हमेशा कुछ ना दिखाओ, जीरो। हम तो कंगाल है बेटे। समझदार हो जाए, सीधी कार दिलाओ, ले। उसको भी पता होगा पापा का अगर इस वक्त बजट है तो ले लूंगा, नहीं तो मना कर देगा। अब पहले ही तुमने बचपन से बिगाड़ दिया। लड़का हो या लड़की हो, लड़का होगा चोरी करेगा, लड़की होगी घर से बाहर निकलेगी। तो बिगाड़ा किसने? माँ बाप ने। फिर क्या हमारा लौंडा बिगड़ गया। मैं अपनी बहन के बच्चों के सामने खूब गालियां जानबूझ के देता था। बहन कहती थी, हाँ, बहन कहती क्या है तू बच्चों के आगे गालियां देता है। मैंने कहा ये मत सिखाइयो कभी भी, बच्चों के आगे गाली मत दे। इन्हें सिखा बच्चों को, देख मामा कितना गंदा है, बच्चों के आगे गालियां देता है, इस तरह कितनी गंदा है आदमी है। तो चाहे तेरे बच्चे ना दे। मैं आज नॉनवेज नहीं खाता हूँ, कोई मैं उससे परहेज नहीं करता, ना मैं उसका विरोध करता हूँ। लेकिन मैं क्यों नहीं खाता हूँ? मेरी मम्मी कहीं भी मार्केट में जाती थी, कहीं भी मीट की दुकान देखी, उल्टी आने वाले, वॉमिटिंग इस तरह करती थी। तो हम सोच रहे हैं भगवान जी हमारी मम्मी को ठीक कर दे। और बस मम्मी बताती है नॉन वेज है ना सामने, इस वजह से आई। भैया ऐसा नफरत दी हमने, आज तक नॉन वेज खाया ही नहीं, वरना हम डायनासोर तक खा जाते। हम तो उस नेचर के आदमी है, लेकिन वो संस्कार वहां से मिले। और मैं फेवर में ये नहीं कहूँ कि नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, लेकिन मैं कहता हूँ जो भी नॉनवेज खाए, चलो 20 साल तक खूब खा, शरीर में ताकत आ गई जितनी आनी थी। अब 20 के बाद ताकत नहीं आएगी। 20 के बाद अब आप उसे छोड़ दो, क्योंकि इन सेल्स की भी एक लाइफ है, जल्दी घिसेंगे, लीवर पे टाइम लगेगा। और देखना आप ऐसे ही प्रैक्टिकल देखना, जो ज़्यादा नॉनवेज खाते हैं जवानी में तो ऐसे मिलेंगे, बिल्कुल जल्दी जवान हो जाएंगे। और बुढ़ापे में कभी किसी जैनी बनिएगा बूढ़ा, देखना बाबा फुर 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 फुर, क्यों? उबली की दाल खाई है उसने। तो नॉनवेज आदमी को जवान भी जल्दी करता है, लेकिन चक्कर ये जिसने 20 साल खा लिया वो छोड़ेगा नहीं। मैं पूरी दुनिया को आशु का यही अवतार तो दिखाना चाहता हूँ, जो जिस आशुतोष कौशिक को अभी तक हिंदुस्तान में किसी ने नहीं देखा, दुनिया में किसी ने नहीं देखा। आशु, मैं बात कर रहा था आपके देसीपन पे, आपकी रफनेस पर मैं बात कर रहा था। ढाबे पर तो कई तरीके के लोग होते हैं, और अमूमन जो हाईवे ढाबा होता है उसके बारे में ये कहा जाता है कि वहाँ पर ड्राइवर्स आते हैं, वहाँ पर क्लीनर्स आते हैं, वहाँ पर ट्रांसपोर्ट का काम करने वाले लोग आते हैं, और बहुत बार कई रईसज़ादे भी आते हैं जो जिन्हें आउटिंग करनी होती है।
ढाबे के किस पल ने आपकी जिंदगी में कोई टर्निंग पॉइंट दिया? इस टर्निंग पॉइंट से होते हुए फिर मैं रोडीज की तरफ बढ़ूंगा, लेकिन ढाबे की कोई ऐसी शख्सियत जिसने बहुत बड़ी कोई सीख जिंदगी की दे दी हो आशु को? भैया हम जो हैं मांगते मांगते फकीर हुए हैं। मतलब जब मैंने ढाबा खोला तो मैंने 6 महीने एक ढाबे पर काम सीखा, सब टोटल कैसे दाल सब्जियां बनती है, क्या होता है। और वहीं मैंने ये देख लिया कि ढाबे पे खाना तो सेकेंडरी है, फर्स्ट तो सर्विस है। आप कितने अच्छे ढाबे पे चले जाओ, अगर आपकी सर्विस अच्छी नहीं होगी, खाना कितना ही अच्छा हो, आप दोबारा नहीं जाओगे। तो मैंने 4 सर्विस वाले पहले ही वो लड़के इतने महंगे रखे, तब उनकी 10,000 रुपये सैलरी थी, और जिनका कोई काम नहीं था क्योंकि ग्राहक ही नहीं था उस वक्त, लेकिन मैंने रखे। पापा कहते थे ये क्या कर रहा तू, मैंने कहा इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, ये कमाना नहीं चाह रहा हूँ इससे। चौथे महीने वो 4 भी कम पड़ने लगे थे कि भाई कैसे कैसे पूरा करें, कंप्लीट करें, क्योंकि उनकी सर्विस इतनी अच्छी थी। खाना आपको अच्छा देना ही देना है, सर्विस भी तो अच्छी देनी है। मैं एक बार, मान लो आप कहीं सड़क पे उतरते हो, किसी रेलवे स्टेशन पे उतरते हो, आवाजें लगाएंगे सब आपको, आ जाओ आ जाओ आ जाओ भाई साहब हमारे यहाँ खाना खा लो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अब आप किसके यहाँ जाओगे? सभी बुला रहे हैं। मैं आपसे पूछता हूँ एक बात, आप किसके यहाँ जाओगे? जहां मुझे ये लगेगा कि इसकी सर्विस अच्छी होगी और कैसे पता चलेगा आपको सर्विस अच्छी होगी? अभी तो सभी बुला रहे हैं, भीड़ ज्यादा होगी। तो भीड़ सभी के यहाँ है। मैंने इसका हल निकाला था, जब ये बुलाते थे सब आ जाओ आ जाओ, मैंने अच्छा पानी लाओ पानी लाओ। जो सबसे पहले पानी ले आता था मैं उसके ढाबे पे चला जाता था। अच्छा, और कैसे निकालो इसका रिजल्ट? आप सर्विस तो ढाबा हमने इस तरह चलाया, कंपटीशन लड़ा, पूरा कंपटीशन बराबर वाले से कंपटीशन भी लड़ा। और उसी बीच मतलब पापा का किस्सा याद आता है। मैं ढाबे से घर गया, घर जाके मैं टीवी चला के बैठ गया। पापा भी आके, मम्मी तो सो चुकी तब तक, पापा भी बैठ गए और पिक्चर चल रही है कोई दूरदर्शन पे, हम देख रहे हैं। और बीच में गाना आ गया, कोई गाना वगैरह आ गया। यार खाना खिला दे फिर, तो मम्मी तेरी सो गई, मम्मी खाना बना के रख के सो जाती थी। मैंने खाना खिला दिया, खाना खा चुके, ब्रेक आ गया। या तो ब्रेक आ गया ऐसा, घर एक पानी लगवा ला बाहर से पान वाले से, मैं पान लिया आया। थोड़ी देर बाद फिर गाना आ गया। अबे तो तू चित्रार वित्रार में भी सुन लेगा, थोड़ी थोड़ी चाय बना ले। चाय बना दी, फिर कहने लगे यार ये बीच में फिर गाना आ गया, एक बीड़ी का बंडल लिया। अरे मैंने कहा मैं जा रहा सोने। अच्छा अगर सोने जा रहा तो मेरी लुंगी दे दे, पानी रख दे, दवाई दे दे और टीवी और लाइट बंद कर दे। अरे मैंने कहा जब तक साला कोई सेवक बैठा हो तब तक तो आप यहाँ पिक्चर भी देखते हो, वरना तो पिक्चर ही नहीं देखते। मैंने फिर पापा के साथ पिक्चर देखनी छोड़ दी थी। मैंने कहा तो भगा के रखते हैं, भागा दौड़ी पिक्चर कौन देख रहा है। तो अचानक कुछ लड़के एक दिन आ गए इस तरह कि भी अच्छा हमारे ढाबे पे क्या है, हम किसी की सुनते नहीं है क्योंकि हम अकेले हैं शहर में जो आज भी चूल्हा लगाते हैं। चूल्हे पे लकड़ी, दाल, रोटी, सब्जी सब चूल्हे पे बनती है। अच्छा, लकड़ियां लगाते हैं। हमने लिखवाया हुआ है कि भैया गैस की प्रॉब्लम तभी से आई है जब से इन घरों में गैस आई है, वरना उससे पहले किसी को नहीं थी। तो उस तरह का लिखा है। तो कोई कहता ना भाई रोटी ठंडी है, खाए सही, ठंडी का घर लेके जाएंगे, खाए सही, वरना भाग जा, क्योंकि दूसरा कोई है ही नहीं हाँ, चूल्हे की रोटी खिलाने वाला। तो आदमी आज भी बड़े बड़े बुजुर्ग लोग बैठे हुए खाते रहते हैं। तो तभी कुछ लड़के आ गए ऐसे कि भैया रोडीज में चलना है। मैंने कहा भाई हमें रियलिटी शो का मतलब डांस का पता था, सिंगिंग का। मैं कहा देखो यार हम डांसर तो इतने बड़े हैं कि पीछे घोड़ी खड़ी तो आगे नाच लेते हैं, आज मेरे यार की शादी है। और सिंगर तो इतने बड़े हैं कि अपना गाया खुद को अच्छा नहीं लगता, दूसरे के तो क्या बोलेंगे। तो भाई अपने बस का तो है नहीं इनमें जाना। कह रहे नहीं ऐसा कुछ नहीं है। मैंने कहा चलेंगे चलेंगे, शाम को चलेंगे। मैंने कहा बात करना। ईद का दिन था। ईद के दिन ढाबे पे इतनी भीड़ थी, इतनी भीड़ थी कि संभाल नहीं पा रहा था। वो मुझे बार बार आए मेरे पास। मैंने कहा रात को चलेंगे, बार बार आए, कभी स्टेशन पे खड़े हैं। रात के 12-1 बजे मैंने भी फेंके पतीले पुतीले, मैं चलो होके आते हैं, क्योंकि कपड़े पहनने की भी फुर्सत नहीं होती थी। कहाँ का ऑडिशन था ये? ये था चंडीगढ़ ऑडिशन। चंडीगढ़ का? अच्छा, नहीं दिल्ली ऑडिशन था, पहला दिल्ली था। अच्छा, नहीं चंडीगढ़ सही कह रहे हो आप, चंडीगढ़ ही था। हमने बस पकड़ी थी यहाँ। अच्छा, तो हम बस स्टैंड पे पहुंचे, ये सहारनपुर से आपने चंडीगढ़। बस पकड़ी? अच्छा, चंडीगढ़ मैं ट्रेन में सब जा चुकी थी, तो मैंने कहा बस पकड़ो। फिर बस पकड़ के चंडीगढ़ पहुंचे। मैंने 5 टिकट लिए अपने, अकेले गए। मैं सोता हुआ जाऊंगा भाई, सुबह को मुझको वहां जाके खड़ा भी तो होना है अच्छे से। मैं सोता हुआ गया आराम से। सुबह उठा तो हमारी तो आंखें खुल गई। मैंने ये क्या आ गए कौन से, हमने कोई उस तरह के लड़के देखे नहीं थे कभी। यो मैन ब्रो व्हाट्स अप, यो जू जे, वो पूरा
गाने चल रहे हैं, सुट्टा ना मिला वो भी के उस तरह के गिटार वाले गाने। हमें तो मतलब तो पागल से हो गए देख के। हम तो अपने सिंपल से थे, पैंट शर्ट में, वही हाँ एक्सेंट भी ऐसा ही था। अरे हटिए वही, हमें भी देना था ऑडिशन, चलो अरे ला हमारा ही फॉर्म भरवाइए। अरे बताइए, एक लड़की बैठी है, मैंने बताइए इसका मतलब क्या है, इंग्लिश में लिखा हुआ था फॉर्म में। हमने सारा जवाब जो लिख के ऑडिशन में चले गए, अपनी बात रख के आ गए। रात को बोर्ड लगा, हमारा कोई नाम नहीं था, चलो वापसी। इधर से पापा की गालियां शुरू हो ही गई थी कि साला ढाबा छोड़े कहाँ भाग गया। तो मैं कोई बात नहीं भाई, वापस गए। मैंने कहा भाई जगह तो बहुत अच्छी थी, मन भी बड़ा लगा, ऐसा करो ये सेलेक्ट क्यों नहीं चंडीगढ़ की किया? हाँ, मैंने खूबसूरत select- लड़कियों ने भी दिल जीता होगा। सभी ने जी, लड़कियां, लड़कियों की मम्मियां भी, इतने सब इतने सुंदर सुंदर थे, मैं क्या बताऊं आपको। हमें देखी नहीं कभी इस तरह की लड़कियां, तो स्टाइलिश पूरे। कैसे वो, एक बार फिर से बताइए ना वो। यो मैन ब्रो व्हाट्स अप जूज, व्हाट्स हैपनिंग। हमने पढ़ा व्हाट इज दिस, वाओ व्हाट इज दिस हो रहा है। हमने जेड फॉर ज़ेब्रा पढ़ रखा है, वहाँ जी होता है जेड फॉर। तो हम तो बिल्कुल ही आउट ऑफ रेंज थे। फिर भी ये सोचा कि भाई इन्होंने सेलेक्ट क्यों नहीं किया, मैं सेलेक्ट क्यों नहीं किया इन्होंने, यार सोचता हुआ आ रहा हूँ। मैंने कहा आंसर तेरा बड़ा लॉजिकल था, प्रैक्टिकल था, कोई उसमें वो नहीं था मैं क्रांति ला दूंगा ये कर दूंगा, प्रैक्टिकल था क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन था? कह रहे जैसे पुलिस वालों को पैसे देने चाहिए, नहीं देने चाहिए। अच्छा, मैंने देने चाहिए। कह रहे क्यों? यानी रिश्वत। हाँ, अच्छा। नहीं देनी चाहिए। कह रहे क्यों? मैं कहा देखो जी सरकार तो खून नहीं छोड़ लेगी, अगर सरकार की बात हो आगे, वो तो बीच में पुलिस है जो बचा लेती है, और आप अपनी गलती पे दे रहे हो। हाँ पुलिस अपनी पे आ गई ना, बिना गलती के ले लेगी। हाँ फिर कोर्ट कचहरियां होंगी, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। हाँ। मैं तो पहले हाथ जोड़ूंगा, पैर पकड़ूंगा, नहीं मानने 2 पैसे देके निकल जाऊंगा। तो मेरे हिसाब से देना चाहिए। मैंने प्रैक्टिकल आंसर दिया था। मैंने ये नहीं जी मैं चलान कटवा लूंगा, वहीं कोर्ट में लड़ूंगा, ये करूँ, नहीं जी, मेरे पास क्रांतिकारी बनने की कोशिश नहीं की। हो ये कहें कि क्रांतिकारी हो, अकेला वहां लगा के रोज धक्के खा रहा हूँ। क्रांति में 4 लोग तो साथ हो, मैं अकेला सुबह ही जा रहा हूँ कोर्ट कचहरी ढाबा छोड़ के, ये कौन सी क्रांति हुई भैया? ये तो अपनी क्रांति फैला ली तुमने, रायता फैलवा लिया अपना। अंकल जी छुड़वा लो। ये सवाल किसने, रघु या निखिल, इन सब ने नहीं किया वो था? और बैठे होते हैं, अच्छा, रघु और तो लोग लास्ट बैठे में होते आते हैं। तो ये बताइए, वहां आपका सिलेक्शन हुआ या रिजेक्शन हुआ? वहां रिजेक्शन हुआ। ये लगा होगा कि इतना भी ज्यादा सच्चा बोलने वाला नहीं चाहिए। जो भी उन्हें लगा होगा, लेकिन मैंने एक रिजल्ट निकाला। भाई तेरी बात सही थी, तेरे मतलब के जज नहीं बैठे थे आज, बात तो तेरी ठीक थी, जायज बात है, अच्छा, इसमें फिर कोई गलत उसके नहीं है। बाद और मैं कितनी बार मैं भी देके निकला हूं ना, मैं झूठ कैसे बोल दूं। उसके बाद मैंने कहा अगला बताओ ऑडिशन कहाँ है, पता चला दिल्ली है। हमने लोंडो ने आपस में नोकिया के 500 वाले फोन चलते थे, मैं चलो दिल्ली चलो दिल्ली, बहुत बड़ी रैली जा रही है दिल्ली, चलो दिल्ली करते करते हाँ दिल्ली पहुंचे। सीसगंज साहिब जी में गुरुद्वारे में हमने जाके रुके सब लोंडे, अच्छा वहीं नहाए वहाए सब तैयार हुए, और चलो भाई दिल्ली से अब उस ऑडिशन में जो भी, और क्योंकि वहां जाते फिर पूरा मन लगे। अरे भाई फिर आ गया ऐसी जन्नत में, बिल्कुल बड़े स्टाइलिश लोग, कुछ जानने वाले भी मिलके चंडीगढ़ के, हाँ भाई हाँ अच्छा आज फिर हाँ इस तरह। हाँ अब दिल्ली में भी सेम ऐसे ही हुआ, फिर रिजेक्ट, फिर वापस। अब पापा ने फिर गालियां, अबे कौन से रोड़ी पत्थर बेचने चला गया तू, तुझे रोड़ी पत्थर का काम करना यही कर ले। अच्छा, मतलब उन्होंने रोडीज को रोड़ी पत्थर। हाँ बस क्या रोड़ी पत्थर चला गया साले, यहाँ हम प्लेटें धोएगा लोगों की, ये वो। अरे मैंने कहा भैया ये तो मोबाइल गलत ले लिया, मुझे ऐसा लग रहा है। अब वापस आ गया, मैंने कहा भाई अब नहीं जाएंगे, बस हो गया 2 बार। मम्मी कह रही क्या हुआ? मैंने कहा वो सेलेक्ट तो नहीं हुआ, लेकिन बस इधर से पापा भी बहुत सुनाते हैं, अब नहीं जाऊंगा। कह रहे नहीं हुआ क्या दिक्कत है? मैंने कहा मम्मी सेलेक्ट तो होते नहीं। कह रहे कोई बात नहीं, नहीं होते तो अब कोई तुझे भीख नहीं देगा, तेरा कटोरा थोड़ी छीन लेगा, क्या दिक्कत आ गई? मैंने पापा इधर कह रहे ना मैं देख लूंगी, तू हो गया जरा। अच्छा भैया फिर मैं जयपुर में, अब मैं अकेला ही पहुंच गया, एक लड़का और था जयपुर। चंडीगढ़ में रिजेक्ट, दिल्ली में रिजेक्ट, सेम ईयर। अब आशुतोष कौशिक चले जयपुर, सेम ईयर में। सेम ईयर में। हाँ जी। अच्छा ठीक है, फिर जयपुर पहुंचे, वहां फिर ऐसे ही उसमें घुसे, और उस दिन में क्या होता था कि आपको ना वो लगाते थे यहाँ पर एक वो स्टिकर टैग सा। हाँ लगाते हैं वो, हाँ, नंबर के साथ। हाँ नंबर के साथ। हाँ हाँ। आप एक एक्टिविटी एरिया में जाओगे, अच्छा, एक्टिविटी से आप 10-10 लोगों के उसमें चले जाओगे, जहाँ जीडी चल रही है, ग्रुप डिस्कशन, और वहां से आप दोबारा एक्टिविटी एरिया में नहीं जा सकते, बंद है रास्ते। अच्छा, वहां से आप बाहर रोड पे आ जाओगे अपना, शाम तक बताएंगे रिजल्ट क्या निकला रात में। अच्छा, मैंने वो लगवाया, गया, अपनी बात रखे आ गया, दोबारा आया, फिर लगवाया, फिर गया, फिर दूसरे जजेस के उसमें बैठ के अच्छा, फिर आ गया,
अच्छा। मैंने कहा वेट करो यहाँ पे क्या होता है। एक जगह नाम आशु लिख दिया, एक जगह आशुतोष लिख दिया। मेरे साथ एक लड़का और गया हुआ था, वो कह रहा था कि यार भाई वो उसका मैंने डांस वांस कराया था बड़ा अच्छा, वो डांसर था बहुत अच्छा, तो मैंने स्टेज पे चढ़वा दिया था। अच्छा। मैंने भाई उसकी वहां बड़ी फैन फॉलोइंग बन चुकी थी भाई की। तो वो कह रहा था यार तुम थोड़ा साइड में हो जाओ, मेरी यार सेटिंग बन रही है, मैं हो जाऊंगा सिलेक्ट। मैं ठीक है तो हो जाए, हमें क्या फर्क पड़ रहा है इस बात से। जब रात को लिस्ट आई तो मैं उसका नाम देखने, मैं अपना देखने था, उसी का देख रहा हूँ। मैंने कहा देखते देखते 2 जगह अपना तो दिख गया। मैंने कहा भाई तेरा तो मुझे कहीं दिख नहीं रहा, मेरे 2 जगह दिख रहे हैं मुझे। तो वो देखा, मैंने कहा यही है, आशु भी तू ही है, आशुतोष भी तू ही है, 2 ही नाम है ये। अच्छा। 12-13 लोग सिलेक्ट हुए थे, उसमें 2 नाम तो मेरे ही थे। तो अब आपकी किस्मत में जो होगा आपको मिलेगा, तो लेकिन सही टाइम पर सही जगह खड़ा भी आप ही को होना पड़ेगा। तो ये तो आपकी जर्नी हुई ढाबे से लेकर चंडीगढ़, चंडीगढ़ से लेकर दिल्ली, दिल्ली से लेकर के जयपुर तक की आपकी जर्नी थी। अब यहाँ से फिर वो उस जमाने में हुआ करते हैं ना, रघु, राजीव, निखिल भी मैंने देखा है आपका, कि निखिल भी शायद उन्हें भी आपने कन्फ्रंट किया था। बड़े मतलब अगर अंकल की भाषा में मैं कहूँ, सब बड़े लौंडे से लग रहे थे आप। बड़े हैंडसम, बड़े प्यारे से लग रहे थे आप। और बल्कि उस जमाने में तो ऐसे से लग रहे थे कि बस रोडीज से निकलो और सीधे बॉलीवुड का डेब्यू कर लो। फिर क्या हुआ जयपुर के आगे की आपकी जर्नी क्या थी? क्योंकि मैंने सुना कि बहुत जगह से फिर रिजेक्शन आपको झेलना पड़ा। नहीं, जयपुर के बाद तो रोडीज में सिलेक्ट हो गए, गेम में चले गए, विनर बन गए। अच्छा 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 अच्छा। थाईलैंड मलेशिया गया था शो, विनर बन के आया हूँ वहां से। लेकिन मैंने ये देखा कि बहुत बार जजेस के साथ भी आपकी बहुत ज्यादा बहस हो जाती थी, बहुत बार तू मैं हो जाती थी। स्क्रिप्टेड था या फिर रियल था? देखो भैया, शो था, क्या था वो? ऐसा होता है, आप सब कुछ रीड कर रहे हो, सब देख रहे हो, उसके हिसाब से आप शो में चेंजेस ला रहे हो। अच्छा। तो अब आप इसे स्क्रिप्टेड तो कह नहीं सकते। कुछ मैनिपुलेशन होता था कि आप ऐसा कर रहे हैं, आपकी इमेज बाहर ऐसी बन रही है, नहीं, वो तो वो कुछ नहीं झगड़ा करना चाहिए, गालियां देनी चाहिए, बीप बीप लगा देंगे हम? नहीं, वो तो उन्होंने कभी नहीं कहा। अच्छा। 1-2 बार रघु ने जब मुझे गालियां दी, मैंने कहा रघु, मैं उधर उसी तरफ जाना चाहता हूं। मैंने कहा रघु देख, मैं तेरी गालियां सुनने नहीं आया यहाँ। मेरा थैला, मैंने कहा मेरा थैला दे, मैं अपने घर जाऊं। मैं यहाँ तेरे शो में आया हूँ, तुझसे टास्क नहीं हुआ। मैं कहा नहीं हो तो क्या हुआ? मैं क्या पीटी उषा मैं ही हूँ, मैं भाग के एकदम फर्स्ट आ जाऊंगी, कभी तो मैं भी हारूंगा, सचिन तेंदुलकर। अच्छा, आपने ये रघु को बोला? हाँ, मैंने क्रिकेट का एक टास्क था, तुझसे नहीं हुआ। मैंने कहा 0 पे तो सचिन भी आउट हो जाता है, मैं तो सचिन भी नहीं हूँ, तो जरूरी थोड़ी है मुझसे टास्क हो गया, हर टास्क मैं ही करूंगा। तो मैं तेरी इसमें गालियां सुनने नहीं आया, और हमने तुझे देनी शुरू कर दी, तेरी क्या इज्जत रह जाएगी? तो भैया ऐसा क्यों होता था? मुझे याद सा है रघु और उनके भाई दोनों ही कंटेस्टेंट के साथ में इतने रगड, इतने रफ, इतने रूड, या बहुत बार कहें शाब्दिक अर्थ में वर्ड्स के साथ में इतने ब्रूटल क्यों हो जाते थे? वो शो ही उनका है, उसने उसी फॉर्मेट में वो शो को लेके चल रहे थे। तो वो सोचे नहीं, आपके साथ में कोई ग्रज तो नहीं ले लिया? नहीं, वो ग्रज तो कोई नहीं था। रोडीज के लास्ट में उन्हें दिक्कत आ गई थी, जब एक टास्क आया कि लड़की को थप्पड़ मारा। हाँ बिल्कुल। हाँ, तो तुमने तो टास्क दिया था, वो क्यों दिया? तुम शो में तो बोलते हो लड़कियों का सम्मान करना चाहिए, ये वो, तूने लड़की को ऐसा बोला, ये बोला। अब तुमने ही टास्क दिया कि तुम्हारी टीम से एक आदमी जाके दूसरी टीम से थप्पड़ खा के आएगा, उसकी टीम से एक आएगा तुम्हारे पास थप्पड़ खाने आएगा। ना मारो तो मैं शो हार जाऊं। अब मैं रण क्षेत्र में खड़ा हूं, मैं थप्पड़ भी ना मारूं अब, और तुमने टास्क दिया क्यों ऐसा भाई? तो आज मन में गिल्ट आता है कि मैंने लड़की को थप्पड़ मार दिया? नहीं, कोई गिल्ट नहीं भैया, बिल्कुल भी नहीं। लड़की एग्रीमेंट साइन करके आई है, अगर डेथ भी हो जाए उसको नहीं, रोडीज के अंदर। जैसे आशुतोष को जितना मैंने समझा और जाना, और इस कन्वर्सेशन में भी आप सबसे ज्यादा सम्मान करते हैं अपनी माँ का, और माँ से बढ़कर के कोई नहीं होता। माँ को एक बार के लिए हम अलग भी कर देते हैं, बाकी महिलाओं का बहुत सम्मान आप करते हैं, आपने ये कहा। तो आज भी अफसोस नहीं होता कि भाई मैंने शो में एक लड़की को थप्पड़ ही किया? आपने थप्पड़ बहुत जोर का जड़ा था, क्योंकि होस्ट बोल रहा था। कहाँ की थी वो लड़की? दिल्ली की थी। होस्ट बोल रहा था कि भाई आप, हम थप्पड़ भी काउंट करेंगे किसका जोर से लगा। मैंने अपनी टीम से लड़का भेजा, दूसरे लड़के ने लड़की को भेजा। अब लड़की नहीं है वहां, वो एक कंटेस्टेंट है। अच्छा। अब इसमें वुमेन कार्ड जोड़ना चाहोगे तो आई क्यों थी भाई तू? जब तुम एक प्रतिभागी हो यहाँ पे प्रतियोगिता के अंदर, तो उसमें तो आप आपकी एग्रीमेंट साइन करके आओ, मेरी डेथ भी हो जाए तो इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। तो यहाँ तुझे अभी थप्पड़ ही पड़ा है बस। अच्छा। तो इसमें मैंने, और मेरी वजह से वो 4 लोग जो मेरी वजह से निप्पल पियर्सिंग, अपनी टंग पियर्सिंग करा के खड़े हैं,
वो तो जीतने भी वाले नहीं है, वो तो मेरी वजह से कराया है कि दोनों टीम बनाई थी, एक काम दे दिया था। रघु ने कहा तुमने आज तक वैसे तो कुछ किया नहीं यहाँ के टास्क, आज भी कुछ नहीं करना तुम्हें, आज इन्हें कन्विंस करो जिनको तुमने पहले यहाँ से निकाल के घर भेजा अपनी प्लानिंग प्लॉटिंग से, इन्हें कन्विंस करो तुम्हारे लिए काम करें। तो उसमें निप्पल पियर्सिंग, टंग पियर्सिंग और एक छिपकली गुआना होती है उसको किस करना, ये सब चीजें सारी चल रही थी। और एक था कि कोई तुम्हारी टीम में थप्पड़ खाने जाएगा। तो बताओ मैंने क्या गलत कर दिया? मैंने तो फिर भी लड़का भेजा, उसने लड़की भेज दी उधर फिर से। कभी उस लड़की से मुलाकात हुई, बात हुई? बड़ी अच्छे से बातचीत है। अच्छा, अभी भी बातचीत होती है आपकी? बड़े अच्छे से बातचीत अच्छे से होती है? हाँ, मुझे और उन्हें कोई शिकायत भी नहीं है? कोई शिकायत नहीं। हमने तो लड़कियों का मैंने देख इनका टास्क गलत है, तू भी हमें एक थप्पड़ मार ले। अच्छा, इस किस्म के जो शोज होते हैं, ऐसे जो रियलिटी शोज होते हैं जहां पर कपल्स की भी कई बार बात होती है या फिर रिश्तों की भी, बॉन्डिंग की बात होती है, इसमें वल्गैरिटी क्यों आती है? क्या जरूरी है, मजबूरी है, क्या है? भैया मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आप वल्गैरिटी कहते किसको हैं? क्या डेफिनेशन है वल्गैरिटी? वल्गैरिटी की डेफिनेशन मेरे नजरिए में यह है कि जहां पर कोई भी अश्लील चीज आप दिखाएं और वो अश्लीलता ऐसी हो जो फैमिली के साथ हम बैठ करके ना देख सकें, या फैमिली के साथ हम देख रहे हैं तो हमारी आंखें झुक जाए। जैसे मैं एक बात बताता हूं, अगर आप किसी माँ को फीड करते हुए दिखाएंगे तो वो कहीं से भी अश्लील नहीं है, ठीक है, वो बहुत पायस है, बहुत प्योर है, ठीक है। लेकिन अगर जबरदस्ती आप वल्गैरिटी, जबरदस्ती आप स्मूच दिखाने लगे, आप किसिंग सीन्स दिखाने लगे, छोटे छोटे मतलब अजीब किस्म के अगर कपड़े आप दिखाने लगे, तो फिर वो तो आएगा ना वल्गैरिटी के दायरे में। देखिए, अगर वो वल्गैरिटी में आता है, मैं कह रहा हूँ कोई आप इस तरह का स्मूचिंग का सीन या किसिंग का सीन कुछ भी आप अकेले बैठ के देख रहे हो, एज ए मर्द आप भी इंजॉय करोगे, यार अच्छा दिखाया, अच्छे से किया, या नहीं करोगे? आप ही के साथ वहां बच्चा बैठा हो, वो भी देख रहा हो साथ में, आप कहोगे क्या वाहियातगिरी बना रखी है, क्या वल्गैरिटी है? किसी के बैठने से वल्गैरिटी हुई, अकेले देख रहे हो तो काहे की वल्गैरिटी थी? तो वल्गैरिटी की तो कोई ऐसी डेफिनेशन ही नहीं है कि मेरे साथ कोई बैठा होगा तो मुझे वल्गैरिटी लगेगी, अकेला मैं खुद अपनी आंखें सेक रहा हूं, मुझे अच्छा लग रहा है। तो वल्गैरिटी किसी के बैठने से तो हुई है, नहीं था तो वल्गैरिटी थी नहीं। तो वल्गैरिटी की डेफिनेशन तो यही हुई कि कोई बैठा आ गया ऐसा जिससे आप कंफर्ट नहीं हो, वो वल्गैरिटी है, वरना वल्गैरिटी तो है ही नहीं। वरना मुझे तो खुद को अच्छी लगती है, क्या मैं इंसान नहीं हूं? मुझ में सारे इमोशन है, काम, क्रोध, करुण, वात्सल्य, ममता, सारे रस हैं, तो मुझे क्यों वल्गैरिटी लगी कि हाँ मेरे साथ वही बच्चा बैठा होगा? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि एक उम्र में जा करके आशुतोष कौशिक आचार्य आशुतोष जैसे मुझे ना, नहीं, आप एक गाना सुनना, गाने के स्टेप देखना, मुन्नी बदनाम हुई आंटियां अपने बच्चों को सिखा रही है माएं, बेटा ऐसे रब करो, मुझे बड़ी वल्गैरिटी लगी, किसी को नहीं लगी साली, बताओ या बताओ किसी ने उसमें क्या वल्गैरिटी आती है? ऐसे रब करो, मुन्नी बदनाम हुई, डार्लिंग तेरे लिए, डार्लिंग तो प्यार से बोला जाता है, मैं भी आपको डार्लिंग बोल सकता हूं। जो स्टेप है, स्टेप देखो ना आप उनके, वो तो आर्ट है, आर्ट, वो ये फिर तो सारी हर चीज आर्ट है, फिर क्या रह गया? कुछ में साइंस जोड़ देंगे, कुछ में केमिस्ट्री जोड़ देंगे, तो फिर तो कुछ वल्गैरिटी रही ही नहीं। हाँ। मुझे बड़ी वल्गैरिटी लगी है, कैसे सिखा रहे हैं बच्चों को। अबे कैसे ये मुन्नी बदनाम ऐसे कुछ कर करके ये, अबे भाई तुम बच्चे क्या, और माए कह रही बेटा ऐसे करो, अबे भाई ये वल्गैरिटी अलग दिख रही है, उसको कोई बोलता ही नहीं। मैंने कहा कमाल है यार, ये बीके होठ तेरे मैं अकेला देखूं मुझे बढ़िया लगेगा गाना, साथ में कोई बच्चा बैठा मुझे सबसे बुरा लगेगा, तो अब क्या बुरा है मुझे ये बता दो फिर। और ना दिखाएं, रियलिटी शो काहे का रह गया अगर ना दिखाएं? अच्छा ये बताइए आप कि रोडीज के वक्त में, क्योंकि रोडीज में बहुत कॉस्मोपॉलिटन लोग आते हैं, हर मेट्रो से भी आते हैं, टियर 1, टियर 2, टियर 3 से भी आते हैं, और ऐसे आते हैं जो बिंदास होते हैं, बेबाक होते हैं, बेलौस होते हैं और निडर बिल्कुल होते हैं। कुछ चीजें तो होती हैं उनमें, गट्स बहुत होती है, ऐसा रोडीज के कंटेस्टेंट को लेकर के कहा जाता है। आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि वहां मैं पहुंचा, मुझे यो व्हाट्सएप ब्रो और इस तरह के लोग मिले, स्वैग वाले लोग मिले। क्या आशुतोष कौशिक को कभी ये नहीं लगा कि मैं भी स्वैग वाला हो जाऊं, थोड़ी पियर्सिंग, जिस पियर्सिंग की आप बात कर रहे हैं, थोड़ी पियर्सिंग उस तरीके की मैं करा लूं, या फिर वो जो विजिबल टैटूज होते हैं फ्लॉन्ट कर लूं? और ईश्वर की दया से आपके फिजिक बहुत अच्छा है, मैं 6 पैक एप्स फ्लॉन्ट कर लूं, कभी आपको नहीं आया क्या भैया? मैं या पुराने ख्याल के ही रह गया? नहीं, ओल्ड स्कूल ऑफ थॉट रह गया आशु। देसी स्वैग सबका, देसी ना बोले अगर छोरी रहे, इस देसी के फैन तो दुनिया हो रही रहे, तो देसी भी तो स्वैग है, हम उस स्वैग को अच्छा मानते हैं, उसको फॉलो करते हैं। पियर्सिंग की बात कही, मैं चाहता हूँ कान करा लूं क्योंकि वो आपके हेल्थ के लिए भी अच्छा है, पियर्सिंग कराना गलत नहीं है, तो कान करा लो। बाकी वो टांग वांग मुझे समझ नहीं आता, मैं नहीं करा सकता।
मैं कभी बालों पे कलर नहीं कराना चाहता, जो ऊपर वाले ने दिए अच्छे दिए हैं। हम्म। तो ये मुझे जो नहीं समझ में आता नहीं कराता। कोई टैटू की बात की, मैंने हाथ पे कराया हुआ है टैटू, ये देखो मराठी में आई लिखवाया है। क्या लिखा है आपने? आई, आई, माँ। माँ। हाँ, मराठी में लिखवाया हुआ है आई। बहुत खूबसूरत है लेकिन ये टैटू। तो ये मुझे जो लगा अच्छा मैंने कर दिया। हम्म। बाकी वो अपना देसी स्वैग सबसे बढ़िया है, और हर आदमी देसी है। मैंने ये देखा बताइए, है। वो चूंकि अब शादी की बात मैं बहुत बाद में आपसे करूंगा, हुई बाद में है बहुत, उसके बाद में हाँ, आना। मैं बाद में करूंगा, मैंने कहा ना 2020 आते आते अभी वक्त है। हाँ। पूरे दिल से मैं आज आपसे बात कर रहा हूँ। रोडीज के वक्त में, हालांकि भाभी माफी के साथ मैं ये सवाल कर रहा हूँ, भाभी से मैं पहले माफी मांग ले रहा हूँ जी। क्योंकि भाभी को बिल्कुल अनकट वर्जन में भेजूंगा। रोडीज के वक्त में क्या किसी पर दिल भी आया आशु का? हाँ जी, मेरी वहाँ पर गर्लफ्रेंड थी, और उनको ना मैंने दिल्ली के एयरपोर्ट पे देखा था। बड़ी सुंदर लड़की, एक बड़ी लंबी सी 5'10" के लगभग हाइट, और बड़ी गोरी चिट्टी, और हम ऐसे ही बिल्कुल वही जो कहते नहीं उठाई गिरे साले कौन तो उठाई गिरे को लिया है, इस तरह का हम उस तरह के। और ऊपर वाले से कह रहे हैं मैंने भगवान ऐसी लड़की मिलनी चाहिए। ये मांगा, और फ्लाइट में भी बैठी हुई है वो उसी में सेम। मुझे नहीं पता ये रोडीज है कुछ। हाँ। मेरे पीछे भी दिल्ली के रोडीज और लड़के अलग से बैठे हैं, प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हैं। वी आर दिल्ली गैंग, हम सब साथ रहेंगे। मुझे तो ऐसा समझ कोई प्रोडक्शन वाला होगा, अगर समझ भी रहे होंगे तो। रोडीज पोडीज तो कहीं से लगता नहीं। तो जब एयरपोर्ट से उतरे, उनकी बस में बैठे, तब पता चला कि भाई ये भी रोडीज है उन लोगों को। तब भी मेरे से किसी ने बात नहीं की, मैं सबसे पीछे वाली सीट पे जाके लेट गया। इसी लड़की ने मुझसे बात की, और फिर पूरी जर्नी साथ ही रही। और रोडीज के लास्ट में फाइनल 3 में मैंने उसको निकाला था। अच्छा। तो रघु ने क्या करा कि दिमाग यही चलता है ना कि भाई इसने इसको निकाला, ये उसको निकाल देगी, वो एक साउथ वाला लड़का इसका विनर हो जाएगा शो का, हमें साउथ में अच्छी टीआरपी मिल जाएगी। लेकिन कभी मैंने वो अपने रिलेशन के बारे में उनके आगे कभी बताया नहीं था मेरा उससे क्या रिलेशन है। मेरा पर्सनल है ना वो, तो मैं क्यों बताऊं तुम्हें। उसने फिर मेरा नाम लिया, सिर पकड़ के बैठ गए कि साला इसको तो अभी निकाला ही था, ये वहां मुझे इतनी गालियां भी दे के आई है कि मैं इसको आशु को छोड़ूंगी, इसने मुझे निकाल लिया, फिर से विनर बना दिया। तो मैंने कहा हमें भी तो ऊपर वाले ने दिमाग दे रखा है, तुम्हें क्यों बताया अपनी सारी बात। मान लो एक टास्क था एक बार कि अब अगर आज आप नहीं किया तो आप निकल जाओगे, घर जाओगे। और पाँव में मेरे चोट लगी हुई थी, और वो पानी का प्रेशर का पाइप आता है जो फायर ब्रिगेड का, उसके 2 नोब होते हैं साइड में, उन नोब को पकड़ के होल्ड करना तो ऊपर से पानी डलेगा। तो रणविजय कहने आया आशु ब्रो इसको ऐसे पकड़ना और बिल्कुल ये रखना और ये रखना और लटके रहना, ये रहना। मैं कहा नहीं रणविजय मैं इसको ना ऐसे पकड़ूंगा। कह रहे क्यों? मैंने कहा मेरी ना भाई ग्रिप का मुझे पता है बचपन से, अगर मैं चिनअप के साइड भी मारता हूँ तो ऐसे तो मैं अच्छे से मार पाता हूँ, अच्छा ऐसे नहीं मार पाता। अच्छा। तो मैं ऐसे करूँगा। कह रहा इट्स अप टू यू, अप टू। मैंने वो तो है ही हम पे ही। मैंने वो टास्क कर लिया, जीत गया। हाँ। जिस चीज में मैं बचपन से कॉन्फिडेंट हूँ मैं वो मानूंगा, तुम्हारी मानूंगा। और ये एक कसरती तो है, और क्या है। मैं लगाया दिमाग, मैंने कहा थोड़ा सा पानी से बिल्कुल बिल्कुल चिपके रहो जिससे प्रेशर ना पड़े, प्रेशर पड़ेगा छूटेगा, आपका प्रेशर से दबाव पड़ेगा, बिल्कुल चिपके रहो और ऐसे पकड़ के रखो जो तेरी बचपन से है। टास्क में जीत गया। और हर टास्क आप इसलिए नहीं जीत सकते ना, एक टास्क तो ग्रुप में है, ग्रुप हारेगा, आपने कितने अच्छा किया हो। इंडिविजुअल जब भी टास्क आया मैं जीता। मेरे एक सवाल का जवाब जहां तक मैं लेकर के जाना चाह रहा था, जो गर्लफ्रेंड बनी जी, या जिसके लिए आशु का दिल धड़का जी, उसके साथ कहानी कहां तक चली और कहां पर खत्म हो गई और क्यों? ऐसा होता है भैया, ये ऐसी रोटी है खा के पता चलती है पेट दर्द करेगी फायदा। ये ऐसी रोटी है। और मेरा बिग बॉस में जाना, उसे लगा कि अब मैं डायना के साथ आगे बढ़ रहा हूँ, इनसिक्योरिटी आना और बहुत सी चीज़ें, मतलब वो इस तरह की आना कि वो, क्योंकि एक यानी नेम उन्हें लगा कि मेरा आशुतोष बेवफा निकल गया। ये भी मान लो। तो आशुतोष बेवफा है? नहीं, हम तो सनम बेवफा ही हो गए हैं वैसे तो क्योंकि बेवफा भी वफा से ही निकली है। अगर वफा ना होती तो बेवफा भी ना होती। अच्छा, यानी वहां से उस लव स्टोरी का अंत हो गया। हाँ, वो लव स्टोरी का अंत हो गया। आज वो भी मैरिड हैं, अपनी शादीशुदा। अच्छा, एक बात और बताइए आशु, ऐसा परसेप्शन क्यों बना कि आशु और रघु के बीच कुछ चल रहा है? हाँ,
ऐसा था? हाँ बिल्कुल था भैया, ऐसा हुआ। नेक्स्ट मैं रोडीज में एज ए गेस्ट में गया, हाँ। और जब मैं गेस्ट गया तो वो सारा गेम फिर मेरे हाथ में आ गया वहाँ। अच्छा। मैं जिसे मर्जी निकाल रहा था वहाँ भी। ठीक है। और एक लड़का पहले से मुझे जानता था, वो शो में था, जो सेलेक्ट होके गया था यहाँ से। अच्छा। सूरज करके एक लड़का आया था, उसने इनको एक ऊट पटांग अपनी कहानी सुनाई एक, अच्छा। और ये उसे सेलेक्ट कर कर ले गए। अच्छा। अब बाद में पता चला कि मैं उसे जानता था एक तो, दूसरा सूरज को उस दिन उसमें था नॉमिनेशन में कि आज बाहर हो जाएगा ये, उसने करिश्मा बाइक जीती हुई थी। मैंने सूरज को कहा देख तुझे बचा दूं मैं लूंगा, ये बाइक इस लड़की को दे दे। एक और गेस्ट गई हुई थी लड़की, चंडीगढ़ की थी। अच्छा। तो कह रहा हाँ ले लो, मैंने उसे कन्विंस कर लिया। ठीक है। मैं आज सूरज सनो बल्दियत ये अपने होशो आवाज में ये मैंने बाइक जो जीती और ये मैं इस लड़की को दे रहा हूँ, इस पर मेरा कोई हक नहीं है, अब ये वो लिखवा के रख लिया, साइन कर लिए, गवाह में खुद के कर दिए, लड़की के करा दिए। और इन्हें दिक्कत क्या है कि एक तो यहाँ साला बाइकों की खरीद फरोख्त चल रही है। रघु ने कहा तू आशु मेरे हिसाब से नहीं चल रहा है। मैं तेरे हिसाब से क्यों चलूंगा भाई, मैं स्क्रिप्टेड शो थोड़ी है। कह रहा है ऐसा नहीं करेगा तुझे शो छोड़ के जाना पड़ेगा। मैं जल्दी कर, फिर मैं जल्दी कर। कह रहा है अभी एक स्क्रॉल आएगा आपका सफर खत्म होता है। मैंने हाँ भेज दे। अच्छा। तेरे हिसाब से क्यों चलूंगा मैं, रियलिटी शो का मतलब ये यही तो है रियलिटी। मैं आपसे पूछना भी चाह रहा था कि उसके बाद उस जर्नी के बाद कभी रघु या उनके भाई से आपकी बात हुई? रघु का उसके बाद कॉल आया एक दिन। अच्छा। कह रहे तूने कभी बताया क्यों नहीं सूरज को, तू जानता था? हाँ। मैंने कहा तो बहुत लोगों को जानता हूँ, क्यों बताऊंगा, तूने मुझे अपने यहाँ रख रखा है क्या ना उस। हाँ। और दूसरा मैं किसे जानता हूँ नहीं जानता हूँ, मैं तुम्हें क्यों बताऊं, क्या तुम किसी को जानते हो, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। और दूसरा ये होता था कि कहीं मैं मिल गया मुंबई या कुछ MTV के ऑफिस में, तो एकदम कहता था What the man, where are you? मैंने मैंने भाई तू एक मिस कॉल मार, तेरे घर खड़ा मिलूंगा, तू कहीं मिल जाए तो ये हल्ले उतारने शुरू कर देता है। मैं ऐसे जवाब देता था। मैंने कभी कॉल किया तूने एक भी? मैं दिख गया तू बात करने लग जाता है। तुम्हारे पास 10 साधन है, मुझे सिखाओ, चीजें कराओ, बताओ क्या करना है। आपने ओरिजिनल बने रहने की कोशिश की, कोशिश नहीं की। अरे भैया मैं तो यही था। आप यही थे और ये बर्दाश्त नहीं हुआ। अब मुझे ये बताइएगा आशु, कहाँ है रघु? हाल के दिनों में कोई बात हुई? बिल्कुल पता ही नहीं, मुझे तो मालूम नहीं। मुझे क्या पता कहाँ किस काम में लगे हो। कुछ साल पहले मेरे ख्याल से किसी मूवी में नजर आए थे, लेकिन उसके बाद तो ये दोनों भाई बिल्कुल दिखते ही नहीं है। भैया पता नहीं कहाँ कुछ कर तो रहे होंगे, ऐसा तो नहीं है, कुछ ना कुछ एरोगेंस है इन दोनों में। नहीं राजीव में तो बिल्कुल नहीं है, जो दूसरे भैया हैं वो राजीव भाई वो बिल्कुल नहीं है। रघु में है। रघु में जो मैंने पर्सनली देखा है, बड़े घमंड से बात करना, इस तरह बात करना। अच्छा भाई, इज्जत ले दे और डबल इज्जत ले, ठीक बात है। और नहीं देगा तो हम अपनी दी हुई इज्जत वापस लेके ढंग के आदमी को देंगे। चलिए अब बिग बॉस की जर्नी की तरफ बढ़े, उससे पहले रोडीज की जर्नी खत्म करते हैं। रोडीज का विनर जब वापस से सहारनपुर पहुंचा तो क्या अपने ढाबे पे गया, और क्या वापस फिर से उसे दाल में छौंका लगाना पड़ा, और क्या अंकल ने यानी आपके पापा ने फिर से ये कहा कि लौंडे कौन सा रोड़ी पत्थर लेकर के चला आया है? कितने पैसे जीते आपने रोडीज में? रोडीज में 2.5 लाख रुपए। 2.5 लाख रुपए। हाँ, कितने दिन में? 40 दिन में। और टैक्स काट करके हाँ जी, उसमें तो 2.5 मिले थे, टैक्स उसमें टैक्स नहीं कटा। तो बिग बॉस में कटा है टैक्स। हाँ, मैं बात करूंगा उसके बारे में। तो ये जो 2.5 लाख रुपए आपको मिले, आपको लगा नहीं कि 40 दिन तक इतना मैंने सर खपाया, फिर भी मुझे 2.5 लाख रुपए सिर्फ मिले, इससे ज्यादा तो कहीं मैं अपना ढाबा चला करके नहीं भैया, वो जो मजा आया 40 दिन, राजा बन गए होंगे आप तो। विदेश घूमना, राजयोग, बिल्कुल सारे दिन बाइक पे रहना, विदेश घूमना, थाईलैंड, मलेशिया, ये गोवा से जर्नी शुरू होना, ये कहाँ मिलता है कभी कोई? ये तो 2.5 लाख तो जो इनाम और एक करिश्मा मिली है, करिश्मा पे टैक्स देकर लेकर आया था मैं, वो गिफ्ट टैक्स देना पड़ता है वो करिश्मा? नहीं अब नहीं है, वो दी थी बॉम्बे को, दी थी मैंने, मैं चला। उस पर गिफ्ट टैक्स दिया है मैंने 33.9। अच्छा। तब आप उठा के लाओगे, बैंक में जमा कराओगे आप वो टैक्स। ओके। और टैक्स की स्लिप बैंक से लेकर अच्छा आप वहां जाओगे शोरूम पर, तब वो आपको करिश्मा देंगे। अच्छा 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 अच्छा, ओके। 33.9 देना पड़ता है, वो गिफ्ट टैक्स है। अच्छा। और वो लेके जब मैं वापसी, आपने जगह वापसी आया ढाबे पर, और अगले दिन मंडी में सब्जियां खरीद रहा था खड़ा हुआ, थैले टंगे हुए थे हाथ में। अबे मैंने कहा कहाँ से राजयोग, तो वापस उसी में आ गया, और वही सपने आ रहे हैं, हम ये कर रहे थे, क्योंकि अभी शो ऑन एयर तो आया नहीं। अच्छा। अभी तो शूट ही हुआ था। अब शूट होने के बाद फिर वही ढाबे पे लग गए हम, तो वही जिंदगी दोबारा। अब धीरे धीरे रोडीज की जब प्रोमो आए तो हल्ला मचा, सहारनपुर का कोई लड़का है ढाबे वाला,
अब ढाबे वाला लड़का है तो वो ढाबे पे आने लगे, लड़के लड़कियां आए, फोटो खिंचवाए, एक हाथ में कड़छी, दाल फ्राई चल रही, इधर फोटो खींच रहे हैं लोग। पापा कहा साला यहाँ कोई वैसे नहीं आता, सारा दिन भीड़ लगा के रखे, पापा फिर गालियां सुनाए। फिर जब वो शो आ गया, ऑन एयर आया, मैं तब मुंबई गया था किसी काम से, मैंने कहा भाई थोड़ा दिन मुंबई रह के आता हूँ, तो तब बड़े खुश थे पापा कि भाई साहब किसी को बताइयो ना, विनर भी यही है, किसी को ना बताइयो। अच्छा। और ये शो आ रहा है उसका। अच्छा। और उसी बीच फादर की कह लो कि रोड एक्सीडेंट में एक एक्सपायर हो जाते हैं। ओह, मैं मुंबई से सब छोड़ के फिर वापस, ये किस साल की बात है? ये 2008 की बात है। 8 की बात है। अच्छा। मैं वापस आ गया और सब कुछ छोड़ आया। मैं सोचा था लाओ एक्टिंग की ABCD सीखें, क्या होता है, चीजें करें, इसमें देखें। अब तो वापसी आ गया सब। अब 2 छोटी बहनें और मम्मी, इन सबको संभालना, ढाबा देखना, उन्हें पढ़ाना, और सबको सब चीज़ें करनी। और तो उसी में मैं तो अब उसी में रह गया, मैं भूल गया मुंबई वगैरह सब कुछ मतलब ही नहीं रह गया था। दुनिया को हंसाने वाले आशुतोष को आंसू भी आते हैं। मैं बताता नहीं कभी भी अपना सैड पार्ट भैया, तो बता रहा हूँ अब अगर बैठा हूँ, वरना मैं बताता नहीं। मैंने कभी बिग बॉस में नहीं बताया, कभी कहीं नहीं बताया, जानता हूँ मैं क्योंकि मैं सैड पार्ट अपने पास रखता हूँ। दुनिया को तो खुशी दूँ ना, मैं क्यों अपना सैड सुना के दूसरे को दुखी करूँ यार, तो वो मैं इसलिए देना नहीं चाहता हूँ। नहीं, आप ऐसे हो भी नहीं, लेकिन अगर मन खोल करके, ये पॉडकास्ट नहीं आशु, मैं तो बस आपके साथ में बातचीत ही करता मैं भी जवाब ही दे रहा हूँ कि भाई मैं इतना ही बता पाऊंगा, फादर एक्सपायर हुए तो मम्मी से कहा बहनों को संभालो, बहनों से कहा मम्मी को संभालो। अब मुझे कौन संभाले, यहाँ तो संभालना ही मुझे है। तो वो मुंबई तो बिल्कुल गायब हो गया उसमें से, दिमाग में से, और इसी कामों में लग गया। फिर साल भर बाद कॉल आ गया कि भाई बिग बॉस के लिए आ जाओ। अब भैया बिग बॉस के लिए पहुंच गया। अब बिग बॉस में जब जाके उनके ऑफिस में बैठा रहता था, मैं किसी को जानता भी नहीं था मुंबई। मैं उन्हें कहता था भाई साहब मना कर दो या हाँ कर दो, मना कर दो मैं अपने ढाबे पे जाऊं, तुम मुझे ना कर दो, और हाँ कर दो तो तुम्हारे साथ जाऊं, ना कर दो तो अपने ढाबे पे जाऊं। तो मैं उनके ऑफिस के नीचे बैठा होता था। कहते थे जरा ऑफिस आओ, मैं एकदम ऊपर। मैंने हाँ बताओ, कह रहे यहीं था। मैंने कहा भाई मेरे पास कोई काम नहीं है, तुम मना करो तो मैं जाऊं, बस यहाँ से निकलूं। एक दिन कह रहे ऑफिस आओ, मैं ऑफिस में बैठा था। मैंने कहा हाँ बता। अंदर एकदम गेट खोला, कह रहे यही था। अरे मैंने कहा कॉफी वॉफी पी लेता हूँ, बैठ के अखबार पढ़ लेता हूँ यार, मना कर दो। तब एक लंबा सा एग्रीमेंट दिया उन्होंने मुझे, कह रहे इसको पढ़ लो, और ये आपका टोकन अमाउंट, ये आपका वीकली अमाउंट रहेगा, और आप परसों से हमारे साथ ये 2 ब्रीफ केस लो, बड़े छोटे, इसमें जितने कपड़े भर सकते हो भर लो, हमारे साथ अब आप वहाँ चलोगे रोड बिग बॉस के अंदर। अब उसे पढ़े कौन एग्रीमेंट को, सारा इंग्लिश में लिखा हुआ है। मैंने ये पूछ लिया, मैंने कहा ये बताओ भाई साहब इसको पढ़ने के बाद इसमें कुछ चेंज करा सकता हूँ? कह रहे चेंज कुछ नहीं होगा। मैंने साइन बताना जरा कहाँ करना है। जब चेंज ही नहीं होने का क्या पढ़ो इसको, वाह क्या लिख दिया सर, ये लाइन तो मजा ही आ गया, ये क्या करूँ इसमें, साइन बताओ कहाँ करना है, बस चले फिर और क्या। और भाई उनके साथ फिर बिग बॉस में चले गए, और फिर बिग बॉस तो सबने देखा ही है। बिग बॉस की वाली कहानी क्या है कि जब शिल्पा जी ने आपसे कहा कि टेम्पर लूज टेम्पर यूज, नहीं मेरा मुझे घर में गुस्सा आया तो मैंने भी गालियां दी। तो शिल्पा शेट्टी जब आई वीकेंड पर, कह रहे आज तो आपने भी अपना टेम्पर लूज किया। मैं कहा नहीं शिल्पा जी ये तो मैंने यूज किया। कह रहे यूज करना क्या होता है? मैंने भगवान राम ने किया, कृष्ण जी ने किया, सबने लठी पेला है, और यही नहीं किया, उन्होंने भी टेम्पर यूज किया है। मैं रोज करता तो लूज करता। मुझे भी गुस्सा आया, थप्पड़ मार नहीं सकता तो गालियां तो दूंगा ही ना। कह रही भगवान से तो डरो। मैंने कहा भगवान से प्यार करो, काहे का डरना, जैसे आपसे करते हैं ऐसे भगवान से भी करते हैं। बिग बॉस के घर में भी स्क्रिप्टेड होती हैं चीजें, मैनिपुलेटिव होती है चीजें, ऐसा कुछ है? नहीं कोई स्क्रिप्ट नहीं है भैया। देखो अगर स्क्रिप्टेड होती ना तो फिर कोई स्क्रिप्टेड ही विनर बनता। मैं कोई ढाबे वाला क्यों विनर बनता इसका, मैं किसी को जानता भी नहीं था। और होता क्या है, हम चीजों को वैसे देख लेते हैं जैसा हम सोचते हैं। लड़ाई हो रही होगी, हाँ हाँ जरूर स्क्रिप्टेड लड़ाई है, साले करा रहे होंगे। भाई अपने घर में नहीं लड़ाई होती, अपने घर में एक ब्लड रिलेशन में नहीं लड़ाई होती,
अपने घर का एक लीडर होता है, उसके बावजूद लड़ाई होती है। उस घर में सारे ही लीडर हैं। बहुत फ्रस्ट्रेशन बिग बॉस के घर के अंदर होती होगी ना, कि आपके Frustration पास नहीं में कहूंगा। वॉच नहीं है, टेलीविजन नहीं है, मोबाइल फोन नहीं है, आप किससे बात नहीं कर सकते हैं, जिससे चाहे उससे आप मिल नहीं सकते, न्यूज आपको मिल नहीं सकती नहीं है, जो मिलती। भी। तो होता क्या है ना भैया, वहां आप जिस कैरेक्टर के आदमी हो, उस कैरेक्टर को, अपने उस व्यक्तित्व को या तो कम कर दोगे या ज्यादा कर दोगे। उल्टा कुछ नहीं कर सकते आप। अच्छा। फेक नहीं कुछ कर सकते। अगर आप मजाकिया नेचर के हो तो आप मान लो जो सड़कों पे नहीं कर सकते, कहीं नहीं कर सकते, सारा दिन वहां तो कर सकते हो। सारा दिन मजाक बढ़ा दोगे या कम कर दोगे, ये नहीं कि आप लड़ना शुरू कर दोगे। तो बिग बॉस में मुझे तो, मेरे लिए तो ये था, ज्वाइंट फैमिली मिली मुझे। एक बड़े बचपन में मिली थी, एक वो मिली। तो मुझे तो ज्वाइंट फैमिली में रहने की आदत है, बचपन से आदत है। तो मुझे तो ऐसा कोई दिक्कत थी ही नहीं। और कॉमेडियंस जो वो वाले कॉमेडियंस होते हैं ना, जो रट्टे वाले कॉमेडियंस होते हैं, उनके लिए नर्क है वो बिग बॉस। अच्छा। क्योंकि आप अपना कोटा लेके जाओगे, एक लिमिटेड ह्यूमरिस्टिक अगर आप नहीं हो तो कॉमेडी का एक कोटा लेके जाओगे और खत्म हो जाएगा। उसके बाद चुपचाप कोने ढूंढते फिरोगे कहाँ जाऊं। अच्छा 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 अच्छा। आप पे ह्यूमर ही नहीं है बात करने का, कुछ है ही नहीं। वो दो चार रट्टे हैं स्टेज पे, यहाँ से स्टार्ट करना, यहाँ से मिड और यहाँ एंड देना है। उसके बाद अगर कुछ नहीं है तो आप खत्म हो वहां पे। वो तो 1 घंटे में खत्म हो जाओगे आप। एक ढाबे पे ढाबा चलाने वाला आशुतोष कौशिक, एक रोडीज का विनर आशुतोष कौशिक, और एक बिग बॉस के घर के अंदर का आशुतोष कौशिक। हाँ जी। आशुतोष को पेशेंस यानी संयम किसने सिखाया? किसी ने नहीं भैया। ये तो ये कह लो कि जब हमने परिवार में जो देखा, मान लो हम किसी से बचपन में लड़ाते थे, वो शिकायत लेके आती थी औरतें घर पे, मम्मी उनके सामने खड़ा कर देती, लो जी आप ही मारो इसे, आप ही करो इसका इलाज जो करना। तो मैं देखता हमारी मम्मी कैसी है, पिटवाने चक्कर में लगी रहती है। और लेकिन बाद में समझ में आया सब सही तरीका है। सामने वाला तो हाथ लगाएगा नहीं, बाद में मैं करूंगी इसका इलाज बिठा के। बड़े रियलिटी शो के जो विनर्स होते हैं स्टार्स बन जाते हैं। आशुतोष कौशिक स्टार क्यों नहीं बने? आशुतोष को क्या कामयाबी पची नहीं? आशुतोष को क्या कामयाबी हजम नहीं हुई? क्या आशुतोष कामयाबी संभाल नहीं पाए? या इतनी बड़ी कामयाबी के लिए आशुतोष प्रिपेयर्ड नहीं थे? जैसे अभी एक एग्जांपल है ना, हम देखते हैं विनोद कांबली का। आपको याद होगा कैसे डबल सेंचुरी लगा करके रातों रात स्टार बन रहे थे, और लोग सचिन तेंदुलकर के साथ में कंपैरिजन करने लगे थे। तो आशुतोष के साथ में ऐसा क्या था? इतने बड़े मेगा स्टार आशु क्यों नहीं बन पाए? अब बन जाएंगे, अब बन जाएंगे। वो कोई दिक्कत नहीं, वो कोई उम्र नहीं होती। लेकिन हाँ, इंशाल्लाह आप आमीन जरूर सुम्मा बने। आमीन। है क्या भैया, हमें समझ ही नहीं थी हमें क्या मिला है। अच्छा। और यानी मासूमियत एक थी आशु के मन में। ढाबा चलाने की अकल थी ना, मासूमियत नहीं कहूंगा। उसमें तो हम पूरे शाणे थे, आदमी बेच खा जाए हम तो वो थे फिर। लेकिन वहां की समझ नहीं थी, और ABCD नहीं आती थी एक्टिंग की भी तब तो हमने बड़ा बेसिक से सीखना शुरू किया। और चीजें आपको टाइम से मिल जाए अच्छी बात है, लेट मिल जाए तब भी अच्छी बात है। आपको पहले ना मिले चीजें। अच्छा। पहले मिलेंगे आपको उसकी वैल्यू नहीं पता होगी, कोई समझाने वाला नहीं, भाई इसमें कहाँ जाऊं, किसकी माँ को माँ कहूं जाके, किसे गुरु बनाऊं, किसे क्या बोलूं, कौन सिखाएगा। तो अपने निर्णय जो लिए, गलत हुए सही हुए जो भी हुआ, लेकिन करने लगा। आपने कई फिल्में की हैं, आपने लाल रंग, जिला गाजियाबाद, शॉर्टकट रोमियो जैसी फिल्में की, और अब वनवास कर रहे हैं आप। हाँ जी। वनवास भी अनिल शर्मा का बैनर, उनके बेटे उत्कर्ष शर्मा हैं, और नाना पाटेकर जैसी बड़ी फिल्मी हस्ती आपके साथ में, यानी आप उनके साथ में काम कर रहे हैं। तो ये शॉर्टकट रोमियो वाला आशुतोष कौशिक और वनवास वाला आशुतोष कौशिक, ये ट्रांजिशन कैसे हुई? और इस ट्रांजिशन में आशु कितने बदल गए हैं, कितने मैच्योर हो गए हैं, और क्या आशुतोष को वाकई में एक्टिंग आ गई या नहीं? हाँ जी, देखिए भैया, कॉन्फिडेंस तो हमारे पास शुरू से था, लेकिन वो टेक्निकल जो नॉलेज होनी थी कि यार क्या सीन है, क्या फील है, ये मैं थैंक्स बोलना चाहूँगा यूट्यूब को। अच्छा। क्योंकि जब हमने यूट्यूब पर लिखना शुरू किया, खुद लिखने के बाद उसको कैमरे से शूट करना शुरू किया, एडिट करना शुरू किया, एक्ट करना शुरू किया, और उसको देखा, तब समझ में आया अच्छा भैया एक्टिंग तो ये है। आज मुझे क्या काम आता है, मुझसे ना ही पूछे ज़्यादा अच्छा है। मेरे डायरेक्टर्स हैं, और जैसे अजय पन्नालाल जी हैं, उनकी एक फिल्म आई थी बहन होगी तेरी,
राजकुमार राव, श्रुति हासन, जी, जी। उनकी मैं अभी एक वेब सीरीज करके आया हूँ। उनसे पूछें। सौरभ वर्मा सर हैं जिनकी मैं एक वेब सीरीज कर आया हूँ अभी। मिक्की वायरस के डायरेक्टर थे, मिक्की वायरस उनकी पहली फिल्म थी जी, मनीष पॉल वाली। हाँ, मनीष पॉल वाली। जी। उनसे पूछें। अनिल शर्मा सर से पूछें कि भाई आशुतोष ने कैसा काम किया। बल्कि मैं तो पूछने वाला था कि अनिल शर्मा वो हैं जो अपनी फिल्मों में धर्मेंद्र को लेते हैं, सनी देओल को रखते हैं, जहां पर हैंडपंप उखाड़ देने वाले सनी देओल। तो क्या आपसे भी हैंडपंप उखड़वाया है क्या? नहीं, मुझे तो हैंडपंप तो नहीं अभी उखड़वाया, कह रहे थे उखड़वाऊंगा तुझसे। और जब मैं मिलने गया कह रहे यार आशु ये बहुत छोटा कैरेक्टर है। मैंने कहा सर आपकी फिल्म में कोई छोटा होता ही नहीं, सब यादगार होते हैं। कह रहे करो फिर। अच्छा। अब फिर जब मैं करके आया तो बड़ी शाबाशी दी। बहुत बहुत पर्सनल सवाल करना चाहता हूँ कि फिल्मों से आप पैसे कमाते हैं आप? हाँ जी, बिल्कुल कमाते हैं। अच्छे पैसे मिल रहे हैं अब? अच्छे का तो एंड कुछ नहीं है, लेकिन मुझे जो मिल रहा है वो एक एक्टर के तौर पर बिल्कुल जायज मिल रहा है। अच्छा। मैं उसको जायज कहूंगा। अच्छा। और ऐसा दिमाग भी नहीं कि फिल्मों से अभी लिटरली पैसा कमाना है। वो तो बाय प्रोडक्ट होगा कि भाई जब फिल्में आएंगी, जब काम करेंगे तो बाय प्रोडक्ट वो आएगा ही आएगा। बाकी पैसे की दिक्कत वैसे भी नहीं है। पर्सनालिटी में एक रफनेस है। कल को अगर फिल्म डायरेक्टर ये कहने लगे कि आशुतोष आपको रोमांटिक सीन करने हैं, अरे भैया ऐसा करके दूंगा, आप कहोगे किस हद तक जा सकते हैं रोमांस में आप? किस हद तक? हद पार कर जाएंगे हम। क्या बात कर रहे हैं आप? नहीं मतलब रोमांस में आपका मुकाबला किससे होगा? इमरान हाशमी मेरा से किसी से कोई मुकाबला नहीं है। इमरान हाशमी से होगा? नहीं, मैं उनको किसी को मुकाबले में मानता ही नहीं हूँ। अच्छा। आप हमारा रोमांस देखना, जो हमारा इधर से वेस्टर्न वाला रोमांस आता है तो आप मेरी यूट्यूब की वीडियो देखना जी, कि जिसमें आपको फोड़ता भी नहीं लगेगी और रोमांस भी दिखेगा। एक मेरी वीडियो है अरेंज मैरिज की फर्स्ट मीटिंग जी, तो आप वो देखना, आप खुद कहोगे भाई ये लड़का क्या रोमांस कर सकता है, नहीं कर सकता। आप दर्शकों पे छोड़ के जी, वो देखें तब बताएं कि भाई कितनी सादगी से भी रोमांस होता है। इमरान हाशमी वाला ही रोमांस नहीं होता, वो तो हवस लगती है, वो तो फिर हवस हो रही है। इमरान भाई वैसे जो बात कह रहे हैं ये इनका अपना ओपिनियन है, मैं इस पे बहुत ज्यादा नहीं कहूंगा। चलो आंख तो ना मारो, आप आंख मार रहे थे अभी। अच्छा आशु, आपकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा झटका भी आया जिसे लेकर के आप कोर्ट तक भी पहुंचे, और मुझे उम्मीद है कि आप मुझे इस कोर्ट से पहले ना, कोर्ट से पहले मैं, आप जैसे मीडिया में रहे हैं सब, आप न्यूज चैनल्स को हेड करते, लीड किया, मैं आपसे पूछूंगा कि जैसे ना बिग बॉस का हमारा सेकंड सीजन है, हाँ, ये किसी भी प्लेटफॉर्म पर देखने को नहीं मिलता। ठीक कह रहे हैं आप। फर्स्ट भी नहीं और सेकंड भी नहीं। चलो फर्स्ट हम कहते हैं सोनी का प्रोडक्ट था, सोनी के लिए था। जी जी। सेकंड कलर्स पे शुरू हो गया था, मैं कलर्स में ही था, कलर्स के उसमें करके आया है। तो जिसे शिल्पा शेट्टी ने होस्ट किया, जिसको शिल्पा शेट्टी जी ने होस्ट किया है जी। और वो क्यों नहीं देखने को मिलता कहीं? जब भी आप OTT पे जाओ, आप जियो के ऐप पर जाओगे, बिग बॉस सीजन 3 से आपको मिलेगा। सेकंड को कहाँ, क्या ऐसा क्या रीजन रहा होगा, मुझे समझ नहीं आता वो क्यों नहीं देखने को मिलता। कहाँ है बिग बॉस सीजन 2, कोई नहीं बात करता। और एक दूसरी तो ठीक है आपकी, है ना, ये पता नहीं क्या कारण है। तो हार्ड डिस्क करप्ट हो गई, DVD फंस गई, क्या हो गया, क्या मतलब कारण क्या रहा कि कहाँ देखें? कुछ 2-4 क्लिपें आपको मिल जाएंगी। हाँ, वो भी किसी ने कभी शूट किया है, टीवी पर शूट किया है, तो शायद उसे डाल दिया है। शायद मैं कह रहा हूँ शायद चैनल की तरफ से ही पड़ा हो या कहीं से पड़ा हो, 2-4 ही पड़ी है वीडियो बस, वो देखने को नहीं मिलेगी। दूसरी एक नेशनल न्यूज जो हर साल आती है, क्योंकि हर साल बिग बॉस आता है, हर साल न्यूज आएगी, ढाबा चलाने को मजबूर आशुतोष, हर साल की न्यूज है। मैं ये पूछना चाहूंगा, जैसे आप मीडिया लाइन से हो, मैं पूछना चाहूंगा इनको सैलरी किस बात की मिलती हैं? किसी ने साल में एक बार जाके वहां फोटो भी खींची? पिछले 10 साल से न्यूज आ रही है, किसी ने एक फोटो भी क्लिक करके, न्यूज चैनल के पत्रकार ने, रिपोर्टर ने, जिसने रिपोर्ट बनाई, जिसने बना के दिया ढाबा चलाने को मजबूर आशु, तूने जाके देखा था? हाँ। उसे ये पता है, आपको पता है, आप तो बच्चों को पढ़ा रहे हो आज की डेट में, आपको पता है उनकी फिल्में आ रही हैं, सब कुछ आ रही हैं, उनको पता भी नहीं है। और बड़े बड़े मतलब न्यूज़पेपर्स के वो हैं, प्रिंट मीडिया के, इलेक्ट्रॉनिक के हेड हैं, जो वो न्यूज मतलब लिख रहे हैं कि ढाबा चलाने को मजबूर। पहली बात तो भाई मैं मजबूर थोड़ी हूं, ये तो मेरा पुश्तैनी काम है, पहली बात जी। दूसरी बात, तुमने मुझे कब देखा वहां? कोई फोटो भी लाए थे खींच के, कुछ किसी को भेजा था? हाँ।
कोई मतलब ही नहीं। और हर साल की न्यूज़ है ये। मैंने कहा मीडिया को ये हालत हो गई कि भाई बिना देखे छाप रही है, आंख बंद करके। आज 20 तारीख को मेरी फिल्म रिलीज है, किसी मीडिया ने लिखा ढाबा चलाने को मजबूर आशुतोष की फिल्म आ रही है। कोई न्यूज है, मतलब इनको सैलरियां कौन देता है? इनके चैनल के हेड से बोलना चाहूंगा, जिसने ये मेरी न्यूज निकाली है, जिसने भी वो लिखी है। तो अभी ये ढाबा कौन चला रहा है अभी? एक फैमिली है, वो परिवार। आपने अभी फिलहाल के लिए उनको जिम्मेदारियां मैंने तुम समाओ चलाओ इसको जितना चलाना है। अच्छा। और यानी अब मैं 3 तरह के न्यूज चैनल वालों में अपील कर देता हूँ, ये हेडलाइन मत देना, ये हेडर नहीं, मैं कह रहा हूँ दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। दो, हाँ, तुम्हें सैलरी कौन दे रहा है उनसे पूछना। मैं उनसे अपील करना चाहूंगा, इन्हें भाई किस बात की सैलरी दे रहे हो? न्यूज चैनल वालों नौटंकी मत करना। टीआरपी के लिए जो सुबह सुबह मीटिंग होती है, मुझे सब पता है। हाँ, आपको पता ही है। जो टीआरपी के लिए मीटिंग होती है, उसमें जब अगला बिग बॉस आ रहा हो तो उसमें आपको ये कहने की जरूरत नहीं है कि ढाबा चलाने का मजबूर नहीं, इनका पुश्तैनी काम है। और दूसरी बात, एक बात और भी मैं कहूंगा, ढाबा चलाना कोई छोटी बात नहीं होती है, ये आप समझें। और हाईवे का ढाबा चलाना तो कतई छोटी बात नहीं होती है। अच्छा आशु, एक और बात। अच्छा, इससे पहले एक और कहूंगा, मैंने ना मीडिया की लाइन में 3 तरह के एंकर देखे हैं, रिपोर्टर देखे हैं। एक तो जो प्राइम टाइम पढ़ते हैं, एक जो अर्बन बड़े शहरों में मेट्रो सिटी में सड़कों पे होते हैं, 2 एक होता है छोटे गांव में, इसमें जिसे कुछ नहीं पता होता, स्ट्रिंगर्स। हाँ। मुझे स्ट्रिंगर सबसे बढ़िया लगा। कारण नहीं, कारण बताऊंगा। उसे कुछ नहीं पता, उसे बेचारे को एक स्टोरी की पेमेंट मिलनी है और जो लग गई जी, वो आएगा, अपने तार तूर खोलेगा, माइक वाइक खोलेगा, उसे कुछ नहीं पता। आगे आपके पास, हाँ जी क्या मामला था, अब आप शुरू हो जाओ बस। हाँ जी क्या मामला, बस उसका सीधा है। हाँ जी क्या मामला था, उसके बाद अच्छा जी मैं उसके साथ जा रहा, जो भी बात करेगा ऐड नहीं करा, बाइक उठाई और चला गया। बस सबसे बड़े आदमी है तू। हाँ जी क्या मामला था। सिर्फ उसे इतना ही पूछना है। 2-3 और भी चीजें होती हैं आशु, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? अजी छोड़ दो, बहुत भी हो जाए कैसा। अरे भैया वो तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, जो मैंने देखा है सबसे एनालाइज किया है। हाँ जी क्या मामला था, बस आप बोलना शुरू करो तुम। उसके बाद मैं ताड़ लपेट के घर जा रहा हूँ। मैं क्या, सबसे बड़े आदमी ही है। तो मतलब एक बड़ी सोचने की बात है। बड़े जिम्मेदार पत्रकारिता को राष्ट्र का चौथा स्तंभ माना जाता है। जिम्मेदारी का काम है। हर साल बगैर देखे, बगैर सोचे, बगैर समझे ये न्यूज छापते हैं। अरे अगर मैं ढाबे पे हूं, मैं तो खुद बुला लूं, आ जाओ भाई देख लो मैं खाना बना रहा हूं। चलो मैं इन सबको इनवाइट करता हूं, कम से कम मेरी फोटो के साथ रियल पिक्चर तो डाल लें कि आ जाओ भाई मैं ढाबा पे, डालो मजबूर है। अच्छा, मैं एक बार करके दिखाऊं? हाँ जी। इस वक्त की बिग ब्रेकिंग, अभी की बड़ी खबर कि आशुतोष कौशिक को टीवी मीडिया, न्यूज़ मीडिया वालों से कुछ शिकायत है। हालांकि बहुत प्यार भी है इन्हें। और दूसरी बात यह है कि आशुतोष कौशिक अब एक्टिंग के क्षेत्र में अपना हाथ जम करके आजमा रहे हैं। पहले भी आजमा रहे थे, अब जम करके आजमा रहे हैं और कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ने को बेताब है। ये ठीक था? नहीं, बात वो नहीं है भैया, ठीक है। मीडिया अगर ये छाप रही है, छापे, जिम्मेदारी तो निभाए, क्रेडिबिलिटी तो होनी चाहिए। ये बात बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि ड्रामे के लिए कुछ भी अनाप आज तक किसी मीडिया ने ये नहीं बताया होगा कि भाई साहब आशुतोष ने स्कूल कॉलेज में जाके बच्चों से कहा हो कि ड्रिंक एंड ड्राइव मत करना, मैं प्रैक्टिकल हूं, भुगत के आया हूं, मैंने की, वो मैं उधर जा रहा था, मैं उधर ही जा रहा था, मैं आ ही गया हूं, मैं भी आ गया हूं। मैं बल्कि आपकी इजाजत से, चूंकि 2021 में फॉरगॉटन राइट नाम के नया कानून का आपने सहारा लिया और कोर्ट में कुछ नेगेटिव कमेंट्स या नेगेटिव जो न्यूज़ है हटाने की मांग की। किस तरह की न्यूज़ से डर गए थे आप? डरा नहीं हूं भैया, मेरा हक था, हक का इस्तेमाल किया। और मैं LLB के एग्जाम दे रहा था तो मेरे सामने तब आया है राइट टू बी फॉरगेटन, कि आपके पास राइट टू बी प्राइवेसी, निजता का अधिकार, भूल जाने का अधिकार आपको मिला है। तो मैंने उस अधिकार का इस्तेमाल किया कोर्ट, और कोर्ट में ये कहा कि भाई मैंने ड्रिंक एंड ड्राइव की, मुझे कोर्ट ने उसको पनिशमेंट दी। मेरी कोर्ट से बात, पनिशमेंट होने के बाद, मैंने भुगतने के बाद मैं उससे फ्री हो गया, आज़ाद हूँ अब। लेकिन आज भी न्यूज़ चैनल्स ने वो वीडियोस डाल रखी हैं अपने पोर्टल्स पे, और पोर्टल्स पे डालने के बाद उसको 15-15 साल हो गए हैं, वो मुझे ही लोग भेज देते हैं आज भी, भाई ये खेल कब कर दिया गुरु, मैं उन्हें ये बताऊं भाई साहब डेट तो देख लो।
और मैं कहता हूं अगर आपको रिकॉर्ड में ही रखना है कि मैंने ये काम किया था, ऐसा रिकॉर्ड में रखना है तो पुलिस के रिकॉर्ड में रखो। ये मेरी राइट टू बी प्राइवेसी में भी आता है और ये मेरा भूल जाने के अधिकार में भी आता है। राइट टू प्राइवेसी में डालता तो कोई सुनवाई ना होती। अच्छा। क्योंकि ऐसी कोई सुनवाई ना होती कि वो कुछ मैं भूल जाने के अधिकार में डाला मैंने जी। मैं लंदन के कानून उठाए, यहाँ के उठाए, सब जगह के क्या डिसीजन आए इन पर, ये सब उठा के कोर्ट में सबमिट करके सरकार को पार्टी बनाया। अच्छा। सारे न्यूज चैनल्स को, मीडिया को पार्टी बनाया। और इसको भी जब ये न्यूज मार्केट में आई तो इसको भी कुछ, जैसे मैं न्यूज चैनल से जुड़ा रहा हूं, कुछ न्यूज चैनल के सीनियर जो एंकर हैं वो किस तरह बात करते, जो मेरे साथ बैठे कॉफी पीते थे, वो क्या कहते हैं, ये एक साहब हैं, इनका कहना ये है जो जानते थे। हाँ। और उसमें अच्छा पहलू है, कुछ को मैंने मैसेज किया तो उन्होंने अपने चैनल से वो वीडियो भी हटाई। और ये मैं उनके बता रहा हूं जिनके साथ मैं खान मार्केट में बैठ के कॉफी पीता था, वो इस तरह बात कर रहे हैं। ये एक साहब हैं, इनका कहना ये है, और बड़े रेपुटेड चैनल पे बैठ के बोल रहे हैं, चलो बोलो। और मुझे जानते थे, ये तो मैं बता रहा हूँ, कल को शायद वो कहते मैं नहीं जानता था, कोई बात नहीं, लेकिन उन्होंने इसको भी एक कटाक्ष की तरह लेके दर्शकों को बताना शुरू किया। अच्छा। अरे सीधी सच्ची न्यूज पर बता देते भाई, एक न्यूज आई है, ऑडियंस तो हर किसी की है। बड़े शांत बोलते हैं रजत जी, आज आपकी बात में क्या था, आपकी अदालत में, उनको बहुत दुनिया फॉलो करती है, बहुत लोग बड़ा चिल्लाते हैं, उनको भी फॉलो करती है। हाँ। लेकिन तराजू तोल के देखोगे जायज क्या है तो सादगी सबसे हमेशा रहेगी। जी जी। तो वो मैंने जब डाली, कोर्ट से यही कहा कि बताओ भाई साहब मेरी क्या गलती है, मैं सजा भुगत के आ चुका हूँ, अब किस बात की सजा भुगत रहा हूँ मैं? ये मुझे डिजिटल सजा भी दी थी क्या? होना चाहिए। ठीक कह रहे हो आप कि, और इतने साल की डिजिटल सजा भी दिया करो। और मैं एक बार चाहूंगा कि मेरे चैनल पर आप ये बताएं, आपने कहा ना कि बच्चों में अवेयरनेस भी आप क्रिएट करते हैं, क्योंकि मैं सिर्फ एक पहलू की बात ही नहीं करूंगा, और मैं बार बार ये कहूंगा, आशुतोष कौशिक वो हैं जो मैंने बात की थी कि बिना किसी वेस्टेड इंटरेस्ट के, बिना किसी सेल्फिशनेस के, मेरी एक आवाज पर दोस्ती में हमेशा हाजिर रहने वाला यारों का यार आशुतोष कौशिक। आप ये भी समझिए कि इतनी कामयाबी की, इतनी बुलंदियों की ऊंचाई तक जाने के बाद भी आज भी जमीन पर जुड़े रहने वाला आशुतोष कौशिक, और जिसे अपनी एक बार की गलती का एहसास होने के बाद में एक पूरा अवेयरनेस कैंपेन चला रहे हैं। नहीं, मैं इस कॉलेजों में जाता था, स्कूल कॉलेजों में बताता था, उनसे बात करता था। मैंने कहा भाई ड्रिंक एंड ड्राइव वो चीज है। अच्छा, एक तो हमारे यहाँ ना यूपी से हम गए, हमें पता भी नहीं था ये ऐसी कुछ चीज होती है उस वक्त। अच्छा। जब मुंबई पहुंचे हम, हमें कभी नहीं पता था। आज ही आप यहाँ लेके खड़े हो जाओ मशीनें, हजारों लोग मिल जाएंगे आज भी। हाँ। तो हमें पता ही नहीं था, हम भी उस माहौल में पले बड़े थे जी। कि भाई ड्रिंक एंड ड्राइव तो हमने सुना ही मुंबई में जाके। और उसमें बहुत अच्छी बात है, वहाँ महाराष्ट्र की पुलिस इस चीज पे अवेयर है कि भाई तुम्हारी गलती से उसके साथ कोई हादसा होने जिसकी कोई गलती ही नहीं है। सड़क पे लोग सो रहे हैं, मुंबई के अंदर सड़क पे लोग सोते हैं, गाड़ियां चढ़ जाती हैं। तो वो महाराष्ट्र, मैंने सिर्फ महाराष्ट्र में ही देखा है ये कि भाई वो ड्रिंक एंड ड्राइव पे बड़े वो रहते हैं एक्टिव कि ये छोड़ना नहीं है। और यहाँ देख लो कभी आपने कभी ड्रिंक एंड ड्राइव को भी होते हुए भी देखी हो जी, जबकि सारे ऑफिस यही है, न्यूज चैनल्स के ऑफिस सब यही है, सब कुछ है। कोई बात करता हो इस बारे में? चैनल लग रहा है न्यूज चैनल से आपको कुछ ज्यादा ही शिकायत नहीं है भैया, शिकायत नहीं है बिल्कुल। मैं तो उनकी वो जो एक होता ना कि आप याद करो आप राष्ट्र के चौथे स्तंभ हो और क्या खबरें मार्केट में दे रहे हो, मैं तो उनका कर्तव्य याद दिला रहा हूँ। उठाओ इस पे आवाज न्यूज चैनल की, रोज ड्रिंक एंड ड्राइव की चेकिंग हो, कुछ प्यार मोहब्बत की बातें कर लें। अर्पिता भाभी बिल्कुल करें, की जाए, ये भी प्यार ही है, गुस्सा भी तो वहीं आता है। मैं अभी तक समझ नहीं पाया कि लोग शादी करते हैं समंदर में, लोग शादी करते हैं जमीन पर, लोग शादी करते हैं आसमान में, लोग शादी करते हैं चौपर में, लोग शादी करते हैं, आजकल इवेंट मैनेजमेंट वाली शादी होती है, लोग जाकर के शादी किसी किले में करते हैं, पहाड़ पर करते हैं, डेस्टिनेशन वेडिंग होती है। लेकिन आशुतोष कौशिक ने ये छत पे अंधेरे में शादी करने की क्यों ठानी? क्या कहानी है ये अर्पिता भाभी ने कहा था कि बस छत, वो एक पुराना गाना है, मेरी छत पर आया करो, कि बस उसी से इंस्पिरेशन लेकर के छत पे करेंगे शादी। छत पे तो इसलिए कि क्योंकि जब फेरे लिए जाएंगे धुआं उठेगा तो ऊपर बैठ जाएं, ऐसी जगह तो बैठें कि भाई जहाँ से धुआं इजीली निकल जाए। और लॉकडाउन लगा हुआ था, इंडस्ट्री में भी बड़ी न्यूज आ रही थी, रिश्ते टूट रहे हैं, सब शादियों के हटा, लेट पीछे हटा रहे हैं, अभी नहीं करते, ये नहीं करते।
तो मैंने उस नेगेटिविटी के माहौल में पॉजिटिव न्यूज दी, लाओ हम करेंगे शादी। और हमने की भी 2020 में ना। हाँ जी, शादी का रिजल्ट भी 2.5 साल का हो गया अब तो। अब तो वही मोबाइल पे ऐसे मारने लगा, किसी दिन उसके सामने वीडियो आ गई तो क्या जवाब दूंगा। इंशाल्लाह वो आपसे ज्यादा कामयाब होगा। नहीं, उसके सामने मेरी ये वीडियो आएंगी जिसपे मैं केस लड़ रहा हूँ, तो एक बाप पे क्या बीतेगी, 15-20 साल पहले कुछ करके आया था जी, और आज तक भुगत रहा हूँ। अब तो बच्चा भी मोबाइल चलाने लगा है। और मैं तो आज भी कहता हूँ न्यूज चैनल वाले आज भी हटा दें, मैं केस वापस ले लूंगा अपना। मैं कहा मुझे कोई लड़ने का इससे कोई शौक थोड़ी था। सबको कहा मैसेज डाल डाल के, भाई हटा दो, बड़ी मेहरबानी हो जाएगी। कुछ को कहा कि मैंने कहा मेरी बदनामगी से अगर 2 पैसे कमा ली हो तो हटा लो भाई। यानी अभी भी वो स्टोरी अभी भी मिल जाएंगे आपको, पब्लिक डोमेन पे रखी हुई है। बिल्कुल रखी हुई है। अच्छा, केस जब फैसला आएगा वो तब हटाएंगे, उससे पहले अच्छा। उनका नैतिक कर्तव्य कोई है ही नहीं, मतलब क्यों हटाएं। केस जब आएगा, डिसीजन आएगा कोर्ट का, तब हटाएंगे ना। सोच देखो, भाभी ने आप में क्या देख के शादी की? एक रोडीज विनर, बिग बॉस विनर, स्टार, ढाबे वाला? नहीं, क्या देख उनको के नहीं शादी पता की? था ये इस तरह के, इतना नहीं पता था कि मैं ऐसा इतना बड़ा वो। बैंकर है ना भाभी? हाँ, बैंकर है जी। मतलब एज में एक तो सिमिलर थी। अच्छा। मतलब मैं अगर 40 का था तो वो 35 की थी, 34-35। बैंक में लोन लेने गए तो लोन दिया नहीं इन्होंने ही, मैडम ने। फिर हम लोन देने वाले लिया है, मैंने कहा तो टैलेंट हम में है। लोन नहीं दिया, दिल दे दिया। तो लोन देने वाले लिया है ना। तो शादी हो गई। और आज मैं ज़्यादा नोएडा इसीलिए रहता हूँ कि बालक अभी छोटा है, अच्छा। और यहाँ से जितनी रनिंग भागा दौड़ी कर सकूँ, क्योंकि वाइफ भी यहीं वर्किंग है, मम्मी भी यहीं है, तो जितनी भागा दौड़ी यहाँ से कर लूँ, अभी कर लूँ, थोड़ा वो बड़ा हो जाए तो मैं फिर बॉम्बे और ज़्यादा जाना शुरू कर दूंगा। तो इस तरह शादी हुई। मुझे शादी का ये स्लोगन बहुत बुरा लगता है, दुल्हन ही दहेज है। तुम ही दहेज को प्रमोट करते हो स्लोगन वालों, दुल्हन ही दहेज है, तो दहेज तो दे रहे हो ना, इसका मतलब। मैं खुद भी ये कहता हूँ कि हमारे कुछ कन्वेंशनल जो फ्रेज है ना, उनमें बड़ी हिपोक्रेसी है। जैसे मैं एक चीज की मुखालफत करता हूँ, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी जनानी थी। हाँ, मर्दानी। भाई आप अगर किसी की ब्रेवरी की बात कर रहे हैं तो, और ठीक है आप कह रहे हैं कि अगर आप मर्दों ने तो उस वक्त हाथ जोड़ दिए थे, उस वक्त पैर पकड़ लिए थे, अंग्रेजों के बावजूद गलती होगी। हाँ, जनानी लड़ी थी अकेली। जनानी को पावरफुल बोलते हुए दिक्कत आती है। जनानी बोलो, वहाँ सही बात है, जायज है। अब आशुतोष बहुत मैच्योर हो गए ना? नहीं भैया, लड़कपन अब नहीं रह गया। नहीं, मैं भी आज भी मेरा मानना है हमेशा खुश रहो। और देखो, प्रेजेंट टेंस से, पास्ट टेंस से, फ्यूचर, तीनों में ही टेंस है। टेंशन तो ऑलरेडी मिली हुई अब है। वो नौबत तो नहीं आती कि कमेटी डाल करके गोवा ट्रिप पे जाना है? नहीं, अब तो गोवा तुरंत फ्लाइट पकड़ के एकदम निकल जाता हूँ। अब तो कोई वो अब दिक्कत नहीं है, वरना तो वो दोस्तों के साथ जाना था। और वो तब भी हमारा आइडिया देखो क्या था कि भाई कमेटी डाल लो, मजा तो लेके आए कम से कम। हाँ। ये 2-2 हज़ार में क्या वहां डालो करोगे तुम? 2-4 लाख रुपए होंगे, मजे से आएंगे, दोबारा पता नहीं कब जाना होगा। तो या तो खाओ घी से, वरना जाओ जी से। करना ही क्यों है? मैं बच्चों से, यूथ से बोलता हूँ, मैंने कहा भाई तुम इंग्लिश तुम्हें आती नहीं और तुम डायरेक्टर को मैसेज लिख रहे हो इंग्लिश में, हाल तो कोई जवाब वैसे नहीं आने वाला, और रटे रटाए मैसेज लिखते हो तुम। कोई जवाब आ गया तो भाई साहब ने इन्होंने डिक्शनरियाँ खोल रखी हैं, किसका मतलब क्या है। हाँ। उसके बाद अगर तुम्हारी मीटिंग भी लाइनअप हो गई तो तुम्हें ये नहीं पता प्रॉपर एंट्री और एग्जिट कब लेनी है। जब वो सामने वाले ने कहा अच्छा भाई तेरे से मिलूंगा, वो तुझे कभी नहीं बुलाएगा। एग्जिट लेना, तेरी बातचीत होगी तो यहाँ से सर मुझे इजाजत दो ना, आता ही थोड़ा 2-3 लड़कों की चेंज कराई हैं चीजें, आज अच्छा काम कर रहे हैं। तो कुशल और व्यवहारिक ज्ञान ही तो एक्चुअल ज्ञान है। अगर वो नहीं है तो आप पढ़े लिखे अनपढ़ हो। आप कितने कुशल हो और कितने व्यवहारिक हो, वही ज्ञान है बस, बाकी तो कुछ अच्छा नहीं है। आशु, स्टारडम पाने के बाद जो डेस्टिनेशन होती है आज के ज़माने में, वो एक डेस्टिनेशन ये भी होती है कि अपनी किस्मत को क्यों ना पॉलिटिक्स की तरफ लेकर के जाएं। ये भी होता है कि आशु ने कभी ये सोचा है कि आगे चल के पॉलिटिक्स में भी आना है, या वही वो एक जो रटा रटाया सा जवाब होगा आप देंगे, नहीं अभी तो पॉलिटिक्स नहीं, अभी तो एक्टिंग, या ये अगर मौका मिला तो जाएंगे? पॉलिटिक्स तो ऐसा है, अगर आपका मन कर रहा है कभी भी आप पैराशूट लैंडिंग कर जाना, कोई कहने सुनने वाला नहीं है आपको। किसी भी में कर जाना, और मजे की बात यह है। कौन सी पार्टी पसंद है भैया? किसी में कर जाओ, आप क्या करना चाह रहे हो वो करके दिखाओ। पार्टी वाली बातें निर्दलीय कर लो। हाँ। हमारे चंद्रशेखर भाई इस बात का एग्जाम्पल है। हाँ। अकेले लड़के निकाल के लाए हैं, तो निर्दलीय लड़े हैं, और तो वो नहीं है, यहाँ तो पैराशूट लैंडिंग कर लो। तो पॉलिटिक्स का आपका मोटिव क्या है? अगर सेवा करना है तो मैं आज भी लगा रहता हूँ, कोशिश करता हूँ। चंद्रशेखर भाई को एक बार मैं जेल में मिलने गया था। मैं चंद्रशेखर भाई ये तो बताओ मेरे लिए कुछ काम हो, जबकि उनसे मिलना बैन था। मैं किसी और कैदी से मिलने गया, उससे मिलने के बाद इनसे मिला, उस बहाने मतलब।
अच्छा। तब भी इन्होंने अपने लिए कोई काम नहीं बताया था। कह रहे भाई ये हमारे जाट भाई हैं और इनके फादर एक्सपायर हो गए, तो आप अगर करा सकते हो तो गार्ड भेज दो यहाँ से, अधिकारी को बोल के, जो भी वहाँ SSP हैं जो भी हो। मैंने बोला, उन्होंने बात सुन ली, अधिकारी ने, उसको गार्ड चली गई, वो जेल से उसके लिए काम बता रहे थे। तो मैं तो आज भी ढाबे पे 5-7 लोग ऐसे खाना खा जाते हैं, मैंने खिलाया कर अच्छा है, तो जितना अपने हाथ से हो सके करता रहता हूँ। ये नहीं कि राजनीति में आगे करना है। फिलहाल तो सिर्फ एक फोकस्ड हूँ और उस पर टाइट फोकस्ड हूँ। मछली की आंख की रेटिना में निशाना है कि एज एन एक्टर काम करना है बस। रोटी का सुख ढाबे से पूरा हो जाता है, बोटी मैं खाता नहीं हूँ, और रहने के लिए नोएडा में घर है। रोटी बोटी एक्टिंग की कहानी अब मैं कंक्लूड करता हूँ और अंत में मेरा एक रैपिड फायर राउंड होता है जिसमें आपको कुछ सवालों के जवाब देने होंगे जी। आगे चल के। अगर आप एक्टिंग में रहेंगे तो देसी रहेंगे या स्वैग वाले रहेंगे? हर तरह का कैरेक्टर निभाऊंगा, देसी भी निभाऊंगा, स्वैग वाला भी निभाऊंगा। और रोमांस पसंद है, एक्शन पसंद है? दोनों पसंद है। शाहरुख के साथ काम करना पसंद करेंगे या सलमान के साथ? सलमान भाई के साथ तो, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि यार सलमान भाई जितना मौका दे देते हैं लोगों को कि हाँ अरे यार करो, वो जो वाला वो उनमें वो नेचर है। क्या अफसोस है कि बिग बॉस 2 की बजाय अगर अगले सीजन में आ जाते तो सलमान से मुलाकात भी हो जाती? अफसोस नहीं कहूँगा। मैंने जब बिग बॉस में मैं विनर बना था, मैंने कभी ये नहीं कहा था कि भाई मैं क्यों बन गया, कोई दूसरा क्यों नहीं बना, तो मुझे काहे का अफसोस करना। आशुतोष को अपनी जिंदगी में किस बात का सबसे ज्यादा अफसोस है? किसी का भी नहीं। आशुतोष को पिछले कुछ सालों में किसने बढ़ने नहीं दिया? और जैसा मैंने कहा अब इंशाल्लाह बढ़ेंगे, लेकिन किसने बढ़ने नहीं दिया? नहीं, ऐसा भी कोई नहीं है जो बढ़ने ना दे। आशुतोष अगर एक्टिंग में आगे जाएंगे तो कहीं ऐसा तो नहीं कि बैंकर के अलावा कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो जाएगा? बैंकर के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर मुझे तो नहीं लगता भैया, क्योंकि अगर होने होते हैं ना अब तक हो अब जाते। तक तो हो चुके होते हैं। आशुतोष दोबारा शराब तो नहीं पिएंगे? नहीं, सरकार बेच रही है, हाईएस्ट टैक्स पे ही हूँ, मुझे पीने की तमीज आ गई है कैसे पीनी है। और शराब गलत नहीं है, ज्यादा शराब गलत है, क्योंकि ज्यादा शराब आदमी की हिचकिचाहट दूर करके उसको तमाशा बना देती है। क्या आशुतोष घमंडी हैं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या आशुतोष बहुत ज्यादा रफ हैं? नहीं, रफ भी नहीं हूँ, बहुत ज्यादा व्यवहारिक हूँ। क्या आशुतोष को रिश्ता निभाना आता है या नहीं? अड़के तन मन धन, जरूरत पड़े तो गन, सबसे आता है। आशुतोष खुद अपने वाले एक्टर बनेंगे या डायरेक्टर के एक्टर बनेंगे? मैं डायरेक्टर का एक्टर बनूंगा। आशुतोष पॉलिटिक्स में आएंगे या नहीं? अभी तो बिल्कुल नहीं आऊंगा। बीजेपी, कांग्रेस, सपा या बसपा? आशुतोष की पसंदीदा पार्टी कौन? देखे, अगर मैं आज यूपी में देखता हूं तो बाबा जी का डंडा इतना टाइट है कि मैं ग्राउंड लेवल पे देखता हूं चोरियां बंद हो गई हैं। गांव के लोग बताते हैं भाई मोटर उठा के ले आते थे, बिजली वाली वो ट्यूबवेल पे से ये ले आते थे, सब बंद है। हाँ। सब बंद है। हाँ। तो ऐसे नेता के अंडर में काम करना, वो किसी भी पार्टी में हो, मैं उसमें जाऊंगा। ये नहीं है कि मैं इसमें नहीं जाऊंगा। लेकिन सेंट्रल लेवल यानी दिल्ली पे पीएम मोदी पसंद है, राहुल गांधी पसंद है? मोदी जी पसंद है। क्या अड़के बात करते हैं, देखो देश विदेश में जाके चौड़े होके जो बात करते हैं, हम भी ऐसे ही हैं भाई। हम इज्जत देंगे, डबल देंगे तुम अगर दोगे, वरना खींच लेंगे इज्जत। आशुतोष फिल्मों में विलन भी बनना चाहेंगे? बिल्कुल बनना चाहेंगे। कैसे विलन? गब्बर सिंह जैसे, अमरीश पुरी जैसे, कैसे? वो तो जो भी कहानी की डिमांड होगी वैसे वाला विलन बनूंगा, लेकिन विलन नेगेटिव करना चाहूंगा। आशुतोष हाथ जोड़ करके फिल्म मांगेंगे या हाथ खोल करके फिल्म मांगेंगे? ऐसे जिसके बाद हाथ भी नहीं जुड़ते, ऐसे मांगनी पड़ी ना, ऐसे भी मांगूंगा कि सर मौका तो दो, क्या दिक्कत है। आशुतोष के लिए पैसा जरूरी है या कामयाबी? कामयाबी। आशुतोष को बिग बॉस और रोडीज के बाद किस चीज की तलाश है? कुछ नहीं है, अच्छे अच्छे कैरेक्टर करूं फिल्मों में, ऐसा तो कुछ आखिरी नहीं। सवाल, आशुतोष कब रोते हैं? इमोशनल, जब फिल्मों में इमोशनल सीन आते हैं तब तो रोता हूँ, वरना नहीं रोता हूँ। ये आंसू कौन देखता है? अर्पिता भाभी? किसी को नहीं दिखाता। किसी को नहीं दिखाते। थैंक यू सो मच आशु। थैंक यू भाईजान। थैंक्स फॉर बीइंग सो ओरिजिनल आशु, और थैंक्स फॉर बीइंग यारों का यार। अरे भैया जब मर्जी बुलाओ, हम तो कह रहे हैं हमेशा खड़े मिलेंगे आपको। आप स्टार हैं, पहली बात तो ये बताऊं, और आप सुपरस्टार बने, ये मेरी दिल से दुआ है। इंशाल्लाह आप जरूर बनेंगे, ये भी मैं आपको बताऊं। प्रोजेक्ट्स आप बड़े कर रहे हैं। वनवास फिल्म में आशुतोष का रोल देखने के लिए 20 तारीख को आ रही है। 20 तारीख को वनवास रिलीज है, और एक बाप बेटे के रिश्ते की कहानी है, जिसमें ये दिखाया गया कि भाई अपने ही देते हैं अपनों को वनवास। तो बड़े दिनों बाद एक ऐसी फिल्म आ रही है जिसमें एक्शन नहीं है, एक्शन अंदर है, आदमी अंदर अंदर लड़ रहा है, बाहर नहीं लड़ रहा है।
तो ऐसी एक्शन फिल्म आ रही है और 20 तारीख को आप के नज़दीकी सिनेमा घरों में होगी, ज़रूर देख के आएँ, फैमिली के साथ जाएं। पिता पुत्र के रिश्तों पर आधारित फिल्म वनवास, जिसमें मैंने भी एक अच्छा छोटा सा कैरेक्टर निभाया, छोटा तो नहीं होता है, कैरेक्टर निभाया है, तो आप ज़रूर जाएं, देख कर आएँ। याद रखिएगा, छोटे कैरेक्टर से नवाजुद्दीन सिद्दीकी बड़े बन जाते हैं। भैया कोई कैरेक्टर छोटा नहीं होता, हमें फर्क ही नहीं पड़ता इस बात और से। मैं भी ये अपील करूंगा कि आशुतोष के लिए, इस इंटरव्यू के लिए आप वनवास फिल्म देखने जरूर जाएं। राष्ट्रवादी राशिद के जितने व्यूअर्स हैं, जितने भी सब्सक्राइबर हैं और जितने भी प्यारे दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं, और एक बात मैं कहना चाहूंगा, मेरे जर्नलिस्टिक करियर को लगभग 22 साल से ज्यादा हो गए होंगे, 10,000 से ज्यादा इंटरव्यूज मैंने किए होंगे, लेकिन इस तरह दिल खोलकर, इतने जेन्युइन वे में, इतने ओरिजिनल तरीके से और बिना फेक रहे मैंने आज तक एक भी इंटरव्यू नहीं किया। एंड आई रियली मीन इट, आप विश्वास कीजिएगा। राष्ट्रवादी राशिद के दर्शकों के लिए, अपने तमाम प्यारे व्यूअर्स के लिए ये एक पॉडकास्ट, ये इंटरव्यू मैं लेकर के आया हूं। मुझे इजाजत दीजिए, अपना आशीर्वाद दीजिएगा, आशु भाई को अपना प्यार दीजिएगा। नमस्ते। थैंक यू।